इंटरेस्टिंग नॉवल स्टोरी में आपका स्वागत है। पार्ट 3, चैप्टर 21 आई डू। मेक्सिको सिटी, बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्वाडालूप। ये मेक्सिको सिटी का फेमस चर्च है। ये चर्च अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए जाना जाता है, और आज इसी चर्च में खड़ा था। उसने ब्लैक कस्टम मेड सूट पहना था जिसमें वो गजब ढा रहा था, और ब्लेजर की पॉकेट में व्हाइट रोज रखा हुआ था। वो सच में काफी खूबसूरत लग रहा था। वहां पर लगी बेंचेज पर सब लोग बैठे थे, सारे तो ज्यादातर अक्के ही गैंग मेंबर्स और उसके दोस्त थे। पर कुछ लोग थे जो नए चेहरे थे, जिन्हें उसके घर या उसकी गैंग में कभी देखा नहीं गया था। वो सब बैठे वेट कर रहे थे और अक चर्च के पादरी के सामने खड़ा था। और इतने में चर्च के गेट से रूहान और सोनिया अंदर आए। रूहन ने सुहा का हाथ पकड़ रखा था और सुहा का सिर नीचे झुकाया हुआ था। उसने बेहद खूबसूरत व्हाइट कलर का गाउन पहना हुआ था। गाउन तो सिंपल था, जो उसके पैरों से होते हुए जमीन को छू रहा था। उसकी स्लिप्स पूरी खुली थी जो नीचे तक जा रही थी, मगर उसने जो सर पर वेल ओढ़ रखा था उस पर डायमंड लगे हुए थे और ऐसे ही धागों का काम किया हुआ था, जो उसके पूरे लुक को और खूबसूरत बना रहे थे। सुहा के हाथ में एक व्हाइट रोजेस का बुके था और रोहन ने उसे लाकर अक के पास छोड़ा। अक ने सुहा का हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने खड़ा किया। रूहन और सोनिया दोनों जाकर अपने अपने जगह पर बैठ गए और फिर पादरी तराशी फादर ने कहा, लेट्स स्टार्ट। उन्होंने बोलना शुरू किया, आई Avyam Kothari take you Suha Thapat to be my wife to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death us do part, according to God's holy law, in the presence of God I make this vow, मैं अव्यान कोठारी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, और आज से लेकर आगे तक, अच्छे बुरे समय में, अमीर गरीब, बीमारी और स्वास्थ्य में, प्यार और देखभाल करूंगा, मृत्यु तक हम तुमसे अलग न हो, भगवान के पवित्र नियम के अनुसार, भगवान की उपस्थिति में मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ। पादरी के मुंह से अक के लिए अव्यान कोठारी सुनकर दो पल के लिए सुहा की धड़कनें बढ़ सी गई। ये पहली बार था जब उसने अक का असल नाम सुना था, अव्यान कोठारी। वो धीरे से बुदबुदाए, अवी, और इतने में अक की आवाज उसके कानों में पड़ी, आई डू। पादरी ने फिर से सुहा की तरह देखा और वही लाइंस दोहराई, I Suha Thapat take you Avyam Kothari to be my husband to have and to hold from this day forward. For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death us do part, according to God's holy law, in the presence of God I make this vow, मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ, अव्यान कोठारी, और आज से लेकर आगे तक, अच्छे बुरे समय में, अमीर गरीब, बीमारी और स्वास्थ्य में, प्यार करती हूँ और संभाल कर रखती हूँ, मृत्यु तक, जब तक हम जुदा न हो जाएं, भगवान के पवित्र नियम के अनुसार, भगवान की उपस्थिति में मैं ये व्रत करती हूँ। कोष्टक। सुहा दो पल के लिए खामोश रही। एक रील की तरह उसके दिमाग में सब कुछ चलने लगा। उसका यहाँ मेक्सिको आना, फिर उसका ड्रग रैकेट में फंसना, अक्का उसे बचा कर लेकर जाना, उसके घर 4 दिन तक रहना, उसके बाद उसका पासपोर्ट मिलना, उसका यूनिवर्सिटी जाना, शनाया से मुलाकात होना, फिर उसका पासपोर्ट जल जाना और अक्का उसे शादी का ऑफर देना। सब सुहा को देख रहे थे, क्योंकि पादरी ने सवाल पूछ लिया था और वो अब भी खामोश खड़ी थी। सबकी टेंशन बढ़ती जा रही थी और सुहा एकदम से बोली, आई डू। उसके ये कहते ही पादरी के और बाकी सब के चेहरे पर स्माइल आ गई। पादरी मुस्कुराए और उन्हें रिंग एक्सचेंज करने को कहा। अव्यान ने वही प्लेट में रखी रिंग उठाए और सुहा की रिंग फिंगर में पहना दी। सुहा ने एक नजर उस रिंग की तरफ देखा। वो रेड डायमंड था और उस डायमंड के आसपास व्हाइट कलर के छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। वो प्लेटिनम में बनी अंगूठी काफी महंगी लग रही थी। सुहा दो पल उस रिंग को देखती रही और फिर उसने बेल्ट में से अक की रिंग उठाए और उसके हाथों में पहनाए। ये रिंग काफी सिंपल थी, उसके अंदर भी रेड कलर के और व्हाइट कलर के छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। ये बस एक रिंग की शेप में थी, इस पर कोई बड़ा डायमंड नहीं था या फिर कोई डिजाइन नहीं थी। पर यह प्लेन भी काफी खूबसूरत लग रही थी। एक दूसरे को रिंग पहनने के बाद पादरी ने कहा, नाउ यू कैन किस एंड कंप्लीट द मैरिज। उनके ये कहते ही सुहा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने वेल के अंदर से ही नजर उठाकर अक की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। पर अक के सामने सच में काफी छोटी लगती थी। अक की हाइट उससे ज्यादा थी, उसका गठिला बदन और सुहा पतली दुबली सी, वो अगर अक के पीछे खड़ी हो तो छू ही जाए ऐसी लगती थी।
अक 2 पल उसे देखता रहा और फिर उसने थोड़ा करीब आकर सुहा के चेहरे के आगे से उसे वेल को हटाकर उसके सिर पर रखा। सुहा ने धीरे से नजर उठाकर उसे देखा, डर लग रहा था क्योंकि वो नहीं करना चाहती किस और अक उसकी आंखों में ये चीज देख सकता था। उसने धीरे से सुहा के चेहरे को अपने हाथों में भारा और उसके होठों की तरफ झुकने लगा। सुहा ने कस के अपनी आंखें बंद कर दी, बट अचानक उसे फील हुआ कि अक ने उसके होठों पर अपना अंगूठा रखा है। सुहा ने एकदम से आंखें खोली तो अक ने अपने अंगूठे के ऊपर अपने होंठ रख दिए। सुहा उसकी आंखों में देखने लगी और अक भी उसे ही देख रहा था। दोनों की किस नहीं हुई थी, उन दोनों के होठों के बीच अक का अंगूठा था। 2 पलों बाद एके उससे अलग हुआ और वहां जितने भी लोग बैठे थे सबने खड़े होते हुए तालियां बजाई। शादी हो चुकी थी, सब खुश थे, उन्हें बधाई दे रहे थे, हूं टी कर रहे थे। पर कुछ लोग थे जिनके लिए ये बात अजीब भी थी, गलत भी थी, और शायद सुहा के लिए बड़ी बुरी साबित होने वाली थी। ये सब होने के बाद अक और सुहा दोनों चर्च से बाहर चले आए। बाहर ही बुगाटी खड़ी थी, जिस पर बुके लगा हुआ था, वो दोनों के लिए रेडी थी। सुहा ने एक नजर पीछे देखा तो सोनिया एकदम से बोली, पीछे मत देखो और जल्दी से बुके को उछालो, मुझे देखना है ये बुके कौन पकड़ता है। अब घर में दूसरी शादी किसकी होने वाली है। अक भाई के चक्कर में ना सब कुंवारे बैठे थे, अब अक भाई ने शादी कर ली है तो एक एक करके सब कर ही लेंगे, मुझे देखना है यार कौन करता है। सुहा उसकी बात सुन बस मुस्कुराई, पर ये मुस्कान फीकी थी। उसने वापस गाड़ी की तरफ अपना चेहरा कर लिया और बुके उछाला। पीछे सब लोग और पीछे पीछे हट रहे थे, क्योंकि किसी को भी बुके नहीं पकड़ना था और अचानक बुके सीधा अहीर के हाथ में जाकर गिरा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और अहीर खुद भी हैरान। वो एकदम से बोला, नहीं मैनू नहीं पकड़ा, ये गलती से मेरे पास आ गया। इस लड़की ने मेरी तरफ फेंका। उसने जल्दी से बुके जमीन पर फेंक दिया और सुहा की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें देख लूंगा। उसके इतना कहते ही अक ने कहा, नाउ सी इज माई वाइफ, तुम भाभी बोल सकते हो या फिर नाम इज्जत से लो। उसकी बात सुन सब दबे मुंह हंसने लगे और अहीर का मुंह बन गया। वो लड़की जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसकी शादी अक से हो चुकी थी और अब वो जिंदगी भर के लिए उनके पलड़े बंध चुकी थी। भले ही अक ने ये कहा था कि वो सुहा की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे आजाद कर देगा, पर कहीं ना कहीं सबको पता था कि अब डिवोर्स होना शायद नामुमकिन था। क्योंकि अक को सब जानते थे, एक बार अगर उसने कोई फैसला कर लिया तो वो पीछे नहीं हटा था, और अगर उसने सुहा को खुद अपनी जिंदगी में शामिल किया था तो सुहा के लिए वो भले ही कुछ बोल भी दे पर वो उसे अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगा। ऐसे ही हंसी खुशी सब लोगों ने उन दोनों को गाड़ी में बैठाया और वो दोनों सीधा घर के लिए निकल गए। उनके पीछे ही गार्ड की गाड़ियां और बाकी सभी निकल गए, क्योंकि भले ही कुछ भी हुआ हो, ऐसे अकेले उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता था। दुश्मन हर तरफ थे। घर आते ही सुहा ने राहत की सांस ली। उसने अपने सर से वो वेल उतारकर अपने हाथ में ले लिया और पूरे घर को देखने लगी। ये वो घर था जहां से उसने 2 बार भागने की कोशिश की थी। यहाँ से आजाद होने के लिए वो इतना मचलती रही, और आज यहाँ पर शादी करके आई थी। ये चीज बहुत अजीब लग रही थी। उसने शादी सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए की थी, पर अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद उसने गलती की है। अपनी पढ़ाई के लिए ही सही, पर उसे किसी से शादी नहीं करनी चाहिए थी, और वो भी एक माफिया से, एक स्मगलर से। सुहा यही सब सोच रही थी और अक ने उसके पीछे से होते हुए आगे बढ़कर कहा, तुम्हारा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है, तुम आ सकती हो। जैसे ही सुहा ने सुनो वो एकदम से अक की तरफ देखते हो, वो एकदम से बोली, मुझे तुम्हारे कमरे में रहना पड़ेगा। अक ने जाते जाते रुककर उसकी तरफ देखा और बोला, बीवी हो मेरी तो मेरे साथ ही रहोगी ना, आ जाना। वो चला गया और सुहा की दिल की धड़कन बढ़ गई। वो एकदम से बोली, सुहा तूने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है, उसके साथ एक कमरे में रहना पड़ेगा। तू क्या करेगी? उसे बहुत डर लग रहा था। फिलहाल कोई आया भी नहीं था उनके अलावा घर पर, और अक के साथ अकेली घर पर थी। डरते हुए भी उसने अपने कदम ऊपर की तरफ बढ़ा दिए। उसे अब सीधा अक के कमरे में जाना था और वो अंदर तक कांप रही थी। वो खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी, सुहा तुझे तो किसी से डर नहीं लगता, तो तू कैसे डर सकती है? नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, डर मत कुछ नहीं होगा। और वो यही बोलते बोलते अक के कमरे तक आ गई थी। क ने दरवाजा खुला छोड़ रखा था।
और वो शायद अंदर था। सुहा ने डरते हुए कमरे का नॉब घुमाया और दरवाजा खोला, पर अंदर का हाल देखकर वो सांस लेना ही भूल गई। जारी है चैप्टर 22 मेक्सिको सिटी विला में। सुहा ने देखा दरवाजे के पास ही नीचे सफेद गुलाब की पत्तियां पड़ी थी। वो हैरानी से उन पत्तियों को देख रही थी और अंदर खड़े अक ने कहा, वो दरवाजे के ऊपर शायद लगाई हुई थी और मैंने जैसे ही खोल वो नीचे आकर गिर गई। तुम आ जाओ। सुहा ने राहत की सांस ली और अंदर की तरफ आई। उसे लगा था ये सब अक ने किया है और वो ये सब देखकर ही डर गई थी। पर अंदर जाकर उसकी आंखें और बड़ी हो गई। कमरे का जो हाल था उसे देख रहा नहीं गया उससे कि वो पाल के भी झपका ले। उसने देखा वो बड़ा सा बेड जिसके आसपास फेयरी लाइट्स लटकी हुई थी किसी झूमर की तरह, जो उसके पूरे बेड को कवर कर रहे थे। आसपास हर तरफ सफेद रंग के गुलाबों के बुके रखे हुए थे। कई जगह कैंडल्स जल रही थी और एक वाइट कलर का केक भी रखा हुआ था जिस पर गोल्डन फ्रेम के साथ लिखा हुआ था, हैप्पी मैरिड लाइफ सुहा और का। सुहा को ऐसे बिना पलके झपकाए ये सब देखते पाकार का को समझ आ गया कि शायद उसे ये सब ऑकवर्ड लग रहा है। वो गहरी सांस लेकर बोला, ये सब शायद सोनिया ने किया है। उन सबको लग रहा है कि हम दोनों के बीच कुछ होगा। आई एम सॉरी, मैं ये सब हटवा देता हूँ। अभी वो बोल ही रहा था कि सुहा के चेहरे पर अचानक ही बड़ी सी गहरी सी मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपने दोनों हाथों को मिलकर अपने चेहरे के नीचे लगाते हुए बड़ी खुशी के साथ कहा, हाय ये सब कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये सब हमारे लिए किया गया है। कितना खूबसूरत है ये सब कुछ, ये फेयरी लाइट्स, ये केक, ये बुके, ये कैंडल्स। मुझे लग रहा है मैं सच में किसी फेरी टेल्स की दुनिया में आ गई। उसकी ऐसी बातें सुनकर अक ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? सुहा ने ना में सिर हिलाया और वैसे ही खुशी के साथ अपनी आंखों में एक्साइटमेंट लिए इधर उधर कमरे को देखते हुए बोली, अजीब क्यों लगेगा? इतना सब कुछ तो किया है। मुझे पता होता कि तुमसे शादी के बदले मुझे ये ट्रीटमेंट मिलेगी तो मैं तो कब की तुमसे शादी कर लेती है। कितना मस्त लग रहा है सब कुछ। उसकी बात सुनकर अक और ज्यादा हैरान था। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे लगा था जो कुछ हुआ है उसके साथ तो सुहा इन चीजों को हैंडल ही नहीं कर पाएगी, पर यहाँ पर तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को भूलकर खुश हुए जा रही थी। वो धीरे से बोला, मुझे लगा था तुम परेशान होगी पर तुम तो। वो बोल ही रहा था कि एक बार फिर सुहा ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मैं परेशान हूं और परेशानी में हूं पर बेवकूफ नहीं हूं। हाँ, मैं कल तक परेशान थी कि मेरा करियर बर्बाद हो रहा है, मेरा पासपोर्ट खत्म हो चुका है और मेरे यहाँ पर पढ़ने की एक आखिरी कोशिश भी खत्म हो चुकी। शाम तक मुझे डर लग रहा था कि मैं तुमसे शादी करके कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। सुबह मुझे डर लग रहा था कि मैं तुमसे शादी करके कुछ गलत तो नहीं कर लिया है मैंने। पर अब मैं खुश हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं किया। तुम तो खुद ही मेरे साथ कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं रखना चाहते, इनफैक्ट रखोगे भी क्यों? तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं। तुम थोड़ी ना मुझे कोई प्यार प्यार करते हो जो मुझे रोक कर रखोगे। 3-4 साल होते ही तुम मुझसे इतनी तंग आ जाओगे ना कि खुद मुझे यहाँ से जाने को बोलोगे, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम अपनी जिंदगी शुरू कर लेना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर मैं क्यों परेशान हूँ? अभी तो बस मुझे ये सब एंजॉय करना है। वो उसकी को देखते हुए बोल रही थी पर अचानक ही वो रुक कर बोली, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने सिर्फ मेरी मदद के लिए मुझसे शादी क्यों की? आई मीन कोई भी किसी की मदद करने के लिए किसी से शादी नहीं करता, और शादी कोई मदद न होती, इंसान 100 बार सोचता है शादी से पहले और तुमने ऐसे ही कर ली। उसका सवाल सुनकर 2 पल के लिए खामोश हो गया। उसने तुरंत अपने नजरी फेरी और बात बदलते हुए कहा, पर तुम्हें पता है ये सब क्यों किया गया है? ये सारी तैयारी इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर सबको लग रहा है कि हमारा रिश्ता नॉर्मल है और आज हमारी वेडिंग नाइट है। तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो वेडिंग नाइट भी कर ही लेते हैं। वो ये सब सुहा को परेशान करने के लिए बोला था। और सुहा एकदम से केक के सामने जाकर बैठते हुए बोली, हो ही नहीं सकता। तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट मानने से अच्छा है मैं बाहर जाकर सो जाऊं। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो प्लीज ये सारी बातें भूल जाओ। तुमने मुझसे वादा किया है कि पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम मुझे आजाद कर दोगे, तो ये सब बातें मत करो। आओ केक कट करके खाते हैं। उसकी बात सुनकर चुपचाप उसके पास चला गया।
सुहा ने अपने ही हाथों से उस केक को कट किया और क की तरफ बढ़ा दिया। क ने उसके हाथ से केक खाया और सुहा अपना लेकर खाने लगी। वो खुश लग रही थी और क हैरान था। वो मन ही मन बोला, सच में हर नए पल में हर नया झटका देती है ये लड़की। जब भी सोचता हूँ कि ये अब ऐसे करेगी, ये उस पल में मुझे गलत साबित कर देती है। मेरी सोच से परे ये पहला इंसान मिला है मुझे। अभी तो बस पहला दिन है और मेरा सर ऐसे घुमा दिया इसने, पता नहीं आगे क्या होगा। वो बस चुपचाप सुहा को देखने लगा जो अपना केक खाने में बिजी थी। अक ने गहरी सांस ली और चुपचाप बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तो उसने देखा सुहा पूरा केक अकेली ही फिनिश कर चुकी थी और वो अब घूम घूम कर उन सारी चीजों को देख रही थी। एके ने गहरी सांस ली और बेड की तरफ बढ़ने लगा तो सुहा बोली, यहाँ पर लाल गुलाब क्यों नहीं है, हर जगह बस सफेद गुलाब है। मेरे हाथों में बुके भी सफेद गुलाब का दिया, यहाँ तैयारी में भी सफेद गुलाब लगाए हैं, क्यों? और क ने उसकी बात सुनकर वैसे ही अपने बुकशेल्फ की तरफ जाते हुए और एक बुक निकलते हुए कहा, क्योंकि मुझे सफेद गुलाब पसंद है। उसकी बात सुन सुहा एकदम से उसकी तरफ पलटी और हैरानी से बोली, सच में? एके ने बिना उसकी तरफ देख कहा, हाँ। तो सुहा बोली, लोग सुर्ख गुलाबों पर मरते हैं और तुम्हें सफेद गुलाब पसंद है, बड़े अजीब हो। और एके वैसे ही उस बुक को खोलकर कुछ ढूंढते हुए कहा, अभी तो तुम्हें आगे पता चलेगा मैं कितना अजीब हूँ। आदत डाल लो मिसेज कोठारी। जैसे ही सुहा ने ये सुना एक पल को उसकी धड़कनें थम सी गई, पर अगले ही पल वो खुद को संभाल कर बोली, हाँ याद आया, तुम्हारा नाम अव्यान कोठारी है। इतना अच्छा नाम है तो तुम ये एक एक क्यों लेकर घूमते हो? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे कोई एबीसीडी बोल रहा हो। सब तुम्हें अव्यान क्यों नहीं बोलते? इस बार एके ने उस बुक को बंद किया और सुहा की तरफ पलटते हुए बोला, लिसन, तुमसे शादी की है तुम्हारी मदद करने के लिए। इस कमरे में रहोगी क्योंकि शादी हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इन बातों से मेरा दिमाग खाओ। मुझे यहाँ सब लोग एके कहते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई भी मेरा नाम ले। दैट्स इट। अब मुझसे मेरे नाम को लेकर कोई सवाल मत करना। सुहा का मुंह बन गया और वो उसे देखते हुए बोली, ऐसा थोड़ी होता है, इतना अच्छा तो नाम है। कोई बात नहीं, जिसे जो बोलना है बोलने दो, मैं तुम्हें क नहीं बोलने वाली। क ने उसकी तरफ देखा और उसे घूरा, जैसे उसे वार्न कर रहा हो कि वो उसका नाम नहीं ले, पर सुहा कहाँ मानने वाली थी। वो वैसे ही बोली, अच्छा ठीक है, अव्यान नहीं बोलूंगी, पर अभी तो चलेगा ना? मैं तुम्हें अभी बोलूंगी, कितना प्यारा लगता है, सुनो तो मेरे मुंह से, अभी। वो एक बार फिर उसका नाम लेते हुए बोली तो बस वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया और सुहा खुद में ही बोली, अजीब इंसान है, इतना प्यारा नाम लिया है फिर भी बिना कोई जवाब दिए चला गया, हद है। और वो वापस उस कमरे में सारी चीजों को देखने लगी। वार्डरोब की तरफ जाकर अपने सारे सामान को देखने लगी जो क के सामान के साथ सेट कर दिया गया था। इन सारी चीजों को देखकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, पर पता नहीं क्यों एक खुशी भी हो रही थी। एक मर्द के सामान के साथ उसका सामान, एक तरफ क के कपड़े थे, दूसरे तरफ उसके, एक तरफ क का सामान था, दूसरी तरफ उसका। उसने देखा वहां बुकशेल्फ में जहां पर एक की बुक्स रखी हुई थी, उसकी फाइल्स रखी हुई थी, वहीं दूसरे दराज में उसकी सारी पढ़ाई की किताबें, उसकी नोटबुक, उसकी पेन, सब कुछ रखा हुआ था। और ये सब देखकर सुहा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आई। यहाँ दूसरी तरफ विला की सिक्योरिटी आरव ने बढ़ा दी थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि क की शादी हुई है। ये बात सिर्फ उन्हें ही नहीं उनके दुश्मनों को भी पता चल गई होगी और वो अब कहीं ना कहीं सुहा पर हमला करने की कोशिश जरूर करेंगे। वो सिक्योरिटी की बधा रहा था और साथ ही साथ बड़बड़ा रहा था, मुझे तो समझ में नहीं आता ये क का दिमाग क्यों खराब हो रखा है। एक और जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली, खुद को संभाल रहे थे ये कम था क्या जो अब सुहा को भी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। अब उसे अकेले कहीं पर भेज भी नहीं सकते। हमेशा ये टेंशन लगी रहेगी कि पता नहीं कब कौन एक की वजह से उस पर हमला कर दे। वो परेशान था और सच में उसकी परेशानी कहीं ना कहीं रंग ला रही थी। जो उनका डर था वो सच हो रहा था। ऐसा नहीं था कि अक ने कोई छुप के शादी की थी। शादी में करीब 100 जितने लोग तो रहे ही होंगे और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस बात को बाहर बताया ही होगा और दुश्मनों तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि अक ने शादी कर ली है। अब इस चीज का क्या अंजाम होने वाला था इससे सुहा तो अनजान थी, पर शायद अक नहीं। जारी है चैप्टर 23 होटल रूम एंड रहने लायक कमरा। मेक्सिको सिटी विला।
रात का वक्त हो चुका था, सब लोग अपने अपने कामों में वापस लग चुके थे, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। शादी भले अच्छे खासे तरीके से हो चुकी थी, पर अक नहीं चाहता था कि इस चीज को हवा दी जाए और वो लोग नीचे बैठे यही बातें कर रहे थे। एक सोफे पर अक बैठा था, उसके सामने वाले सोफे पर अथर्व, हीर और आरव तीनों एक साथ बैठे थे और उनके गॉड्स तो अपनी जगह पर खड़े ही थे, जो उनकी बातें हमेशा की तरह चुपचाप से झुकाए सुन रहे थे। और आरव ने कहा, तुम्हें उससे शादी करनी ही थी तो छोटा सा कांटेक्ट कर लेते, घर बैठे हो जाती शादी, क्या जरूरत थी चर्च जाकर ऐसे धूमधाम से शादी करने की। तुम जानते हो ना तुमने क्या किया है। उसकी बात सुनकर अक ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं कर लेता, पर लोगों को ये बताना जरूरी है कि हमने सच में शादी की है। वो शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, असल शादी है, और सुहा की पढ़ाई के लिए ये जरूरी था। उसकी बात सुनकर आरव ने अपना ही सर पीटते हुए कहा, सुहा की पढ़ाई तब होगी जब वो जिंदा रहेगी। जो कुछ भी हुआ है उसमें दुश्मनों तक खबर पहुंच चुकी होगी कि अब तुम्हारी जिंदगी में एक लड़की है और तुम जानते हो ना उनका। अब सीधा सा निशान सबसे पहले सुहा ही होगी, क्योंकि हम सबसे तो उलझन उनके बस की बात नहीं है। हम अकेले भी 20 को 50 को अकेले हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हम सब ने शुरुआत ही इससे की, पर सुहा का क्या? वो क्या हैंडल कर पाएगी? जब उसकी बारी आएगी तो उन्हें एक पल नहीं लगेगा उसे मिटा देने में। अक ने गहरी सांस ली और फिर आरव की तरफ देखते हुए बोला, उसे दिन मुझे सुहा की इंफॉर्मेशन देते वक्त तुमने क्या कहा था? आरव 2 पल के लिए चुप हो गया और याद करने लगा उसने क्या कहा था। वो याद करने लगा और फिर अचानक उसे याद आ भी गया। वो बोला, उसकी स्किल है ड्राइविंग करना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जब भी उस पर हमला होगा वो गाड़ी चलाकर भाग जाएगी? उद्धरण चिन्ह। क ने अपना ही सिर पीट लिया। उसने एक बार आरव की तरफ देखा और फिर कहा, तुमने कहा था वो कॉलेज में सबसे लड़ती थी, वहां की गुंडी थी, कोई उससे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचता था और इस वजह से उसकी ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। तो अब जो लड़की इतनी निडर है, आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी जल्दी डर जाएगी या किसी के हाथों मर जाएगी, और जितना मैंने उसे जाना है अबला तो नहीं है वो। उसके बाद सुनकर इस बार अहीर ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, हाँ उसका फेवरेट डायलॉग है, अबला नहीं हूं मैं। उसने बिल्कुल सुहा की एक्टिंग करते हुए कहा तो एके ने एक नजर उसे भी देखा। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, ओके फाइन, तुम कहना चाहते हो कि सुहा उनमें से नहीं है जिसे निशाना बनाकर हम लोगों को कमजोर किया जा सके, पर वो उन लोगों में से भी नहीं है जो दुश्मनों से आराम से लड़कर उनके सामने खड़ी होकर कहे, आओ आजमाना चाहो तो आजमा लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। क ने ना में सिर हिलाया और बोला, हाँ जानता हूं, पर थोड़ी सी सेल्फ डिफेंस की तकनीक और सुहा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि उसे बॉडीगार्ड या हम में से किसी की भी जरूरत है। उसका दिमाग और उसका ये फेयरलेस बिहेवियर जो शायद उसे कहीं भी झुकने नहीं देगा। वो अचानक खड़ा हुआ और घड़ी में वक्त देखते हुए बोला, चलो छोड़ो ये सारी बातें, रात काफी हो चुकी है, जाकर सो जाओ। अहीर ने अपने होंठ गोल करते हुए कहा, शादी हुई नहीं कि रात का एहसास होने लगा। आराम से 2-2 3-3 बजे तक बातें लेकर बैठ जाते थे, हमें भी नहीं जाने देते थे। वो दिन भूल गए? क ने उसे पीछे मुड़कर घूरा तो अहीर एकदम से चुप हो गया और उसकी ये हालत देखकर आरव और अथर्व दोनों मुस्कुरा दिए। अब अथर्व ने भी क के साथ खड़े होते हुए कहा, मैं सुहा का बॉडीगार्ड बन सकता हूँ, उसे सारे स्किल भी सिखा दूंगा, इनफैक्ट 1-2 वेपन चलाना भी सीख लेगी तो अच्छा रहेगा, है ना? क ने बोला, ओके मैं बात कर लूंगा उससे। और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ये तीनों भी आपस में थोड़ी देर बातें करते रहे, फिर अपने अपने कमरे में चले गए। यहाँ अक जब अपने कमरे में आया तो 2 पल के लिए हैरान रह गया, या कहूं सदमे में ही चला गया। क्या उसके अच्छे खासे कमरे की हालत अब उलट पलट चुकी थी? जैसा वो छोड़कर गया था वैसा तो कुछ यहाँ था ही नहीं। अक ने देखा उसकी सोफे की जगह चेंज हो चुकी थी, बुकशेल्फ की सारी बुक्स इधर से उधर हो रखी थी, कॉफी टेबल इसके आसपास आसपास चेयर्स नहीं थी, वहां नीचे कुशन्स लगाए हुए थे बैठने के लिए। उस पर कई सारी बुक्स बिखरी पड़ी थी। एक तरफ वो सारे सफेद गुलाब इकट्ठे करके एक ही जगह पर रख दिए गए थे और बेड के आसपास से इतने सारे लाइट्स लगी हुई थी, उनको एक तरफ एक पर्दे की तरह कर रखा था। वो अपने कमरे की ऐसी हालत देखकर 2 पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा और फिर अंदर आते हुए बोला, ये सब क्या किया है तुमने मेरे कमरे के साथ? उद्धरण चिन्ह। और इतने में उसके कानों में सुहा की आवाज पड़ी, रहने लायक बनाया है।
क ने उसकी तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, एक लूज का शर्ट और पैजामा में थी वो। उसे ऐसे देखकर क ने अपनी नज़र उससे हटाते हुए कहा, क्या मतलब रहने लायक बनाया है? ये मेरा कमरा था, कोई यार्ड नहीं था जैसी तुमने रहने के लिए घर बनाया है? सुहा ने हाँ में सिर हिलाया और उस कमरे को देखते हुए बोली, ये कुछ ज्यादा सही तरीके से रखा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे होटल का कोई रूम हो। मैंने इसे हमारा कमरा बनाया है, देखो कितना मस्त लग रहा है ना। आँख ने आंखें चढ़ाकर उस कमरे को देखा और उबते हुए बोला, तुमने इसे रहने लायक नहीं बनाया, तुमने इसकी हालत खराब कर दी है। कल शाम तक मुझे मेरा कमरा वैसा ही चाहिए जैसे ये था। मैं उस होटल वाले कमरे में ही खुश हूँ, मुझे ये रहने वाला लायक कैमरा नहीं चाहिए। सुहा कुछ बोलने को हुई कि अक ने एक बार फिर से कहा, और तुम मेरी बात नहीं टालोगी बिकॉज आई माई योर हस्बैंड। वो बेड की तरफ बढ़ गया। ते देखकर सुहा हैरानी से बोली, एक मिनट, बेड की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम बेड पर सोओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? उसकी ये बात सुनकर अक ने फिर भी बिना रुके बेड पर लेटते हुए कहा, ये बेड सिंगल नहीं है, अच्छा खासा बड़ा है, 4 लोग यहाँ आराम से सो सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मेरे सो जाने के बाद तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं बचेगी। सुहा बस उसे देखती रह गई और जल्दी जल्दी अपनी बुक्स समेटकर बेड के दूसरे साइड आ गई। उन दोनों के बीच सच में 2 लोगों के सो जाने जितने जगह थी। वो बेड काफी बड़ा था। सुहा लेट गई और लेटे लेटे बोली, मुझे अच्छा लगा तब ऐसा किया है, सब हटाना पड़ेगा। अब क्या ही बोलता। उसने गहरी सांस ली और बोला, फाइन रहने दो। वो सीधा लेट गया और सीलिंग को घूरते हुए बोला, कल से अथर्व तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करवाएगा। तुम्हें सेल्फ डिफेंस और कुछ वेपन्स चलाना सीखना पड़ेगा। सुहा ने एकदम से उसकी तरफ देखा और बोली, एक मिनट, मुझे वेपन्स चलाना क्यों सीखना पड़ेगा? अक ने अपना चेहरा उसकी तरफ किया और आराम से बोला, सीखना तो पड़ेगा। एक माफिया से शादी की है तुमने, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ बॉडीगार्ड लेकर घूमने के तुम्हारी आदत नहीं, और ना ही तुम ये करोगी। इनफैक्ट अगर मैंने ये करने की कोशिश की तो तुम मेरे गार्ड्स को पागल कर दोगी। इसलिए खुद ही कुछ सीख लो कि तुम खुद अपना सेल्फ डिफेंस कर सको, किसी की जरूरत ना पड़े तुम्हें, और उसके लिए तुम्हारा 2-3 वेपन्स चलाना भी सिखाना जरूरी है, कुछ फाइटिंग स्किल्स के साथ। उद्धरण चिन्ह। वो खामोश रही और अक बस उसे देखता रहा। उसे लगा था कि सुहा उसके साथ बहस करेगी कि उसे वेपन्स चलाना नहीं सीखना, पर वो 2 पल के बाद बोली, ओके मैं कर लूंगी, वैसे भी ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस होगा, लाइक कार्स चलना। वो खुश होते हुए बोली तो अक मुस्कुराया और बोला, तुम्हें कार्स चलना पसंद है? सुहा ने नामे सिर हिलाया और बोली, मुझे राइडिंग पसंद है, बाइक चलाना। उसकी बात सुनकर अक उसे हैरानी से देखने लगा। हाँ, वो जानता था कि सुहा को बाइक चलाना और कई तरह की कार चलना सब आराम से आता था, बट उसका ये शौक होगा उसे पता नहीं था। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और बोला, सो जाओ, रात बहुत हो गई। सुहा ने भी टेबल लैंप ऑफ कर दिया और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चली गई। उसे पता नहीं था कि वो ऐसे किसी के साथ कब सोई थी। उसकी माँ और वो जिस घर में रहते थे वहां पर 2 कमरे थे। उसकी माँ अलग कमरे में सोती थी और वो अलग कमरे में सोती थी। पर उसे मर्द जात पर इतना भरोसा भी नहीं था, पर आज वो एक मर्द के साथ भी इतने सुकून से सो रही थी, बिल्कुल सिक्योर फील करके। ये बहुत बड़ी बात थी उसके लिए भी, और उसके पास सो रहे हैं उस इंसान के लिए भी। जारी है। चैप्टर 24, 9 क्रो की रिंग। मेक्सिको सिटी विला। सुबह का वक्त। सुबह सुहा को अचानक से अपने पेट पर कुछ वजन महसूस हुआ। उसने धीरे से नींद में ही अपनी आंखें खोली और अपने पेट पर हाथ रखते हुए देखा तो ये हाथ था। उसने हाथ पकड़ा और अपने पास सो रहे एक ही तरफ दिखा। अक वो उसकी तरफ करवट लेकर ही सो रहा था। एक हाथ अपने सिर के नीचे रखा हुआ था और एक हाथ सुहा के पेट पर था। सुहा ने उसके हाथ को दोनों हाथों से पकड़ा और नींद में ही बोली, यार कितना भारी है ये। और वो 2 पल के लिए ऐसे ही लेटी रही, सीलिंग को घूरती रही। अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने एक बार फिर से अक की तरफ देखा जो शायद गहरी नींद में था। सुहा उसे ध्यान से देखने लगी। उसका सोता हुआ चेहरा कितना शांत लगता था। कहने को कहा जाए तो अक वैसे भी शांत मिजाज इंसान ही था। जल्दी गुस्सा करना, जोर से बोलना चलना, ये सुहा ने बहुत ही काम देखा था। वो उसे देखकर बता सकती थी कि वो खामोशी पसंद इंसान था।
पर नींद में वो कुछ ज्यादा ही शांत लगता था। ऐसे ही उसके चेहरे पर अपनी नजर टिकाए कर चुपचाप लेटी हुई थी और नजरें चेहरे से होते हुए धीरे धीरे नीचे उसके गले तक चली आई थी। वो अब ध्यान से उस टैटू को देखने लगी। इतना करीब होने की वजह से उससे ये साफ दिख रहा था कि उस टैटू के अंदर वो स्टेटस के निशान छुपे हुए थे। वो खुद में ही बुदबुदाई घावों को छुपाने के लिए एक टैटू। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों की पोरों से उस स्टेटस के निशान को हल्का सा छुआ और उसके ये करते ही अक ने एकदम से अपनी आंखें खोली। सुहा डर ही गई, वो हिल तक नहीं पाए। उसकी उंगलियों के पोरे अब भी अक की गर्दन को छू रही थी और अक देखा एक हाथ उसके पेट पर था। उसने ऊंधती आवाज में कहा, क्या कर रही हो तुम? उसने हाथ उठाया और उठकर बैठते हुए जमहाई ली। सुहा को लगा वो नींद में था, उसे कुछ भी समझ नहीं आया होगा। वो तुरंत उठकर बैठ गई और बोली, कुछ भी नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, और वो सीधा बाथरूम में चली गई। उसके जाने के बाद अक ने भी अपने गले को वहीं पर टच किया जहां पर कुछ देर पहले सुहा ने छुआ था। वो अभी नींद में लग रहा था, उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे सिवाय उसे नींद के। वो उठकर वहीं बैठा सुहा का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब सुहा फ्रेश होकर आए तो अक बाथरूम में चला गया। और जब वो वापस आया तो उसने देखा सुहा अपना बैकपैक रेडी कर रही थी कॉलेज जाने के लिए। उसे ऐसे देखकर अक ने कहा, तुम आज कॉलेज नहीं जा सकती? सुहाना ने एकदम से उसकी तरफ देखा और बोली, 1 मिनट, मैंने कॉलेज जाने के लिए तो तुमसे शादी की है। अब तुम मुझे कॉलेज नहीं जाने दोगे तो ये नहीं चलेगा। वो बोल ही रही थी कि अक ने कहा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट आज तैयार होंगे और तुम कल कॉलेज जा सकती हो, इसलिए कह रहा हूँ कल चली जाना। आज तुम कॉलेज नहीं जा सकती और वैसे भी मामला ठीक होने में अभी वक्त लगेगा। उसकी बात सुन सुहा ने हथियार डाल दिए। उसने बैकपैक वापस टेबल पर रखा और खुद में ही बोली, पर मैं पूरे दिन क्या करूंगी? कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेती हूँ। वो वापस अपनी किताबें खोलकर बैठने को हुई, फिर अचानक ही कुछ याद करते हुए बोली, और उस शनाया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एक बार कॉलेज चले जाऊं तो 2 थप्पड़ म लगाऊंगी मैं उसके मुंह पर, ऐसी हरकत की उसने मेरे साथ। अक को कुछ याद आया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए और वो सुहा के सामने आकर दूसरे सोफे पर बैठते हुए बोला, अगर वो तुम्हारे सामने आए तो तुम क्या करोगी? सुहा ने उसकी तरफ देखा और बोली, 2 थप्पड़ लगाऊंगी, बताऊंगी उसे कि उसने कितनी बड़ी गलती की है ये करके, किसी का करियर कैसे बर्बाद कर सकती है वो तो तुम मेरे पास थे, तुमने मुझसे शादी की, मुझे तरीका बताया, पर कोई और होता तो वो तो सदमे से मार ही जाता ना। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर एके ने वैसे ही कहा, उसके बाद क्या करती? सुहा चुपचाप उसे देखने लगी और बोली, फिर उसके बाद क्या करती? जब वो मुझे सॉरी बोल देती तो बस मैं जाने देती उसे। एके ने अपना सिर हल्का सा टेढ़ा किया और बोला, बस? इतनी बड़ी गलती की इतनी सी सजा? सुहा ने हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहा, कोई जान ले तो सामने उसकी जान नहीं ली जाती। उसकी गलती का बस उसे एहसास दिलाया जाता है। और मैं भी शनाया को सिर्फ उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहती हूँ ताकि वो आज के बाद ऐसा फिर कभी ना करे। मेरा मकसद उसे बर्बाद करना नहीं है, बस उसे सबक सिखाना है। उसकी बात सुन अक के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आए और वो उठकर वहां से चला गया। सुहा ने ये सब नोटिस नहीं किया था। वो वापस अपनी पढ़ाई में लग गई और यहाँ अक नीचे चला आया। वो नीचे आया तो देखा गार्डन में सब वर्कआउट कर रहे थे। यहाँ पर जिम एरिया भी था, बट गार्ड्स यहीं पर वर्कआउट करते थे। जिम एरिया में सिर्फ अहीर, अथर्व, आरव और वो जिम किया करते थे और अक भी सीधा जिम एरिया में ही चला आया। जब वो आया तो देख तीनों वहीं पर थे। वो भी आया और डंबल करने लगा और उसे ऐसे देखकर आरव ने साइकिलिंग करते हुए कहा, शनाया का क्या करना है? पिछले 2 दिन से वो हमारे पास ही है। अक ने वैसे ही बिना उसकी तरफ ध्यान दे कहा, छोड़ दो उसे। आरव एकदम से बोला, छोड़ने के लिए किडनैप किया था क्या? मुझे तो लगा था तुम उसे कोई तो सबक सिखाओगे, डराओगे, धमकाओगे या शायद मार दो, पर तुम बस ऐसे ही जाने दे रहे हो। अक ने वैसे ही अपना काम करते हुए कुछ सोच कर कहा, उसे सबक सिखाना है, बर्बाद नहीं करना है, और वो काम मेरी बीवी खुद ही कर लेगी, जाने दो उसे। तीनों उसे हैरानी से देखने ले और इस बार अहिर ने कहा, कुछ ज्यादा ही बीवी का रंग चढ़ रहा है, वो भी इतनी जल्दी। अक ने इस बार उसे घूरा तो उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। तो आरव ने कहा, फिर भी अगर उसने फिर से ऐसी कोई हरकत की तो? अक ने इस बार वापस अपना काम करते हुए कहा,
वो कोई भी हरकत करे, हमारा काम है सुहा को बचाना, ना कि उसे सबक सिखाना। वो काम सुहा खुद ही कर लेगी। अहीर ने इस बार हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छे अच्छों की बैंड बजा सकती है, तो शनाया क्या चीज है? अथर्व हंस दिया तो अहीर ने उसे घूरते हुए कहा, हंसने वाली बात नहीं है, सच में अबला नहीं है वो, कभी भीड़ के देखना उससे। अथर्व ने नामे सिर हिलाया और बोला, वो जैसी भी है, मैं तो अब उसे भाभी ही मानता हूँ, बाकी तू जाने। अब उसके चेहरे पर एक स्माइल थी जो सबने देखी थी। इसके आगे कोई बात नहीं हुई। करीब 1 घंटे बाद का अपने कमरे में चला आया तो उसने देखा सुहा लगभग रेडी हो चुकी थी और नीचे ही जा रही थी। उसने टैंक टॉप के ऊपर श्रग पहना था और नीचे फुल लेंथ स्कर्ट पहनी थी। वो काफी प्यारी लग रही थी। बालों की हमेशा की तरह पोनीटेल बना रखी थी। कर ने शायद ही उसे खुले बालों में देखा होगा, शायद पहली बार। उसके बाद बस उसने ऐसे ही देखा था। वो नीचे जाने को हुई थी, उसे सामने ही अक मिल गया था। वो उसे देखकर बोला, तुम कहीं जा रही हो? सुहा ने चिढ़ते हुए कहा, कहीं भी नहीं जा रही हूं, तो नाइट ड्रेस में तो नहीं रह सकती ना सारा दिन, इसलिए रेडी हुई। अब भूख लगी है तो खाना खाने जा रही हूं। वो ये बोलकर आगे बढ़ गई कि अक की नजर उसके सिर पर गई। वो बोला, तुमने रिंग नहीं पहनी? उद्धरण चिन्ह। सुहा को भी ध्यान आया। वो बोली, रेडी हो रही थी तो मैं उतरी थी। वो वापस कमरे में आई और रिंग उठाकर पहन ली। उसने एक नजर रिंग को देखते हुए कहा, ये काफी खूबसूरत है, महंगी भी लग रही है, कितने की है? अक ने वैसे ही कबर्ड से टॉवल निकाला और अपना पसीना पूछते हुए बोला, 9 करोड़ की। सुहा को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया। उसकी आंखें बाहर आने को हो गई और वो सदमे के मारे बोली, क्या कहा तुमने? कितने की है? अक ने इस बार उसकी तरफ देखा और वैसे ही बोला, 9 करोड़ की है, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। वो ऐसे बोल रहा था जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं, एक छोटा सा सवाल और उसका छोटा सा जवाब। सुहा हैरानी से बोली, तुमने मुझे 9 करोड़ की वेडिंग रिंग दी है? दिमाग खराब है तुम्हारा? अक ने कंफ्यूज्ड होते हुए कहा, 9 करोड़ की रिंग देना और दिमाग खराब होने का क्या कनेक्शन है? मुझे नहीं लगता ये कोई गलत चीज है। और वो इतना बोलते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसे जाते देख सुहा ने कहा, पर मैं कौन सा तुमसे असली शादी करके यहाँ आई हूँ? मुझे तो चले जाना है, फिर इतनी महंगी रिंग का क्या? वो बोल ही रही थी कि अक ने कहा, शादी असल है, तुम यहाँ रहोगी या नहीं रहोगी ये बात की बात है, और फिलहाल मैं अपनी वाइफ को हर चीज ऐसी देना चाहता हूँ जो उसके लेवल की, उसके स्टैंडर्ड की हो। मुझे इससे महंगी रिंग इतनी जल्दी मिली नहीं तो मैं यही ले आया। वहां ये रिंग तुम्हारे लिए परफेक्ट लगी, तो ले आया। अब इसमें मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। वो इतना बोल बाथरूम में चला गया और सुहा बस रिंग को देखते रह गई। वो रेड डायमंड वाली रिंग जिसके आसपास व्हाइट कलर के डायमंड लगे हुए थे, जितनी खूबसूरत थी उतनी ही महंगी भी थी। उस डायमंड की कीमत $1 मिलियन थी और वो रेड डायमंड्स दुनिया में गिनती के बस 20-30 थे। और अब सुहा को उसे हाथ में पहनने में भी डर लग रहा था कि कहीं वो इस रिंग को खो ना दे या कोई इसे चुरा कर ना ले जाए। वो रिंग को निकालने को हुई कि बाथरूम के अंदर से ही आवाज आए, निकालने की सोचना भी मत। बेचारी सुहा, उसने उस रिंग को निकाला नहीं पर अपनी उस फिंगर को दूसरे हाथ की मुट्ठी में बंद करते हुए बोली, मैं 9 करोड़ साथ लेकर नहीं घूम सकती, मैं कैसे संभालूंगी? और वो फिक्र जताते हुए नीचे चली आई। जारी है चैप्टर 25 गायब शनाया। मैक्सिको सिटी विला में दिन ऐसे ही पूरा हो चुका था। पूरे दिन सुहा अपनी उस उंगली को अपने दूसरी हाथ की मुट्ठी में कैद करे हुए थी। वो एक भी पल के लिए ख्याल को छोड़ नहीं पा रही थी कि वो 9 करोड़ रुपए अपने हाथ में लिए घूम रही थी। उसे डर लग रहा था और फिर शाम होते होते उसके दिलो दिमाग में ये ख्याल भी आने लगे कि 9 करोड़ की अंगूठी एके लाया कहाँ से? ये किस चीज के पैसे हैं? और ये अंगूठी इतनी जल्दी कहाँ से आए? वो इतना अमीर है? फिर उसके दिल में अचानक घर को देखते हुए ख्याल, हाँ अमीर तो है, इतने बड़े बंगलों में रहता है, इतने सारे गॉड्स लेकर घूमता है, स्मगलिंग करता है, या अफसोस अमीर तो है, पर 9 करोड़ की अंगूठी उस लड़की को दे देना जो इसके साथ तक नहीं रहने वाली, ये बहुत ज्यादा हो गया। मुझे बात करनी पड़ेगी इससे, मैं इस अंगूठी को नहीं रख सकती। वैसे भी अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और मुझसे पूछा कि मैं 9 करोड़ की अंगूठी कहाँ से लाए, तो मैं क्या बोलूंगी? माफिया की बीवी हूं। ये बोलूंगी तो मुझे भी पकड़ के ले जाएंगे।
नहीं, मुझे बात करनी होगी। उसका पूरा दिन इन्हीं सोचों में बीत गया। अक किसी काम से बाहर चला गया था। रात को देर से वो घर आया तो उसने देखा उसके कमरे की लाइट ऑन थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया। अब तक सुहा जाग रही थी। वो चुपचाप अपने कमरे में चला आया। कमरे में आते ही हुए ही वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था और जैसे ही कमरे में कदम रखा उसके कानों में आवाज पड़ी, ये कोई वक्त है घर आने का। उद्धरण चिन्ह। अक ने नजरें घुमाकर बेड की तरफ देखा। बेड के कोने में सुहा बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। अक ने वक्त देखा तो 12 बजे बज गए थे। वो बिना ज्यादा उसे तवज्जो दिए बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरा यही वक्त है। वो दरवाजा खोलने को हुआ कि सुहा ने कहा, पर अब से नहीं चलेगा, शादीशुदा हो, घर में बीवी है, लेट घर नहीं आ सकते तुम। जल्दी आना पड़ेगा। अक ने गहरी सांस ली और बोला, ये डायलॉग उन बीवियों के लिए होता है जो अपनी हस्बैंड का इंतजार करती है बिकॉज ऑफ इंटरकोर्स। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? जैसे ही सुहा ने ये सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो एकदम से बोली, भाड़ में जाओ। उसने एकदम से बेड पर लेटकर अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। उसकी इस हरकत पर अक को जरा भी हैरानी नहीं हुई। वो जानता था सुहा ऐसी ही है। ये एक ही तो चीज थी जिससे वो ऐसे गायब होती थी जैसे गधे के सिर से सिंग, वरना हर बात में उसे सवालों का जवाब देना अच्छे से आता था। अक बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो नहाकर फ्रेश होकर अपने कपड़े पर चेंज करके बाहर आया तो उसने देखा सुहा अब भी जाग रही थी। बेड पर लेटी हुई पता नहीं क्या सोचे जा रही थी और अपना पैर हिलाए जा रही थी। उसे ऐसे देखकर अक बेड की दूसरी साइड आते हुए बोला, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? सुहा ने इस बार उसकी तरफ देखा और बोली, कोई मुझे फिक्र हो रही है। अक वैसे ही उसके पास अपनी तरफ लेटते हुए पूछा, किस चीज की फिक्र? उद्धरण चिन्ह। सुहा अपने हाथ को ऊपर करके उसमें पहनी अंगूठी को देखते हुए कहा, ये देखो। अक ने भी उसके हाथ की तरफ देखा तो सुहा ने कहा, आज मेरे सारे डॉक्यूमेंट मुझे मिल गए, कल से मैं कॉलेज जा सकती हूँ। अगर वहां पर मुझे किसी ने पूछा कि मैं इतनी महंगी अंगूठी कहाँ से लाई, या फिर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मुझसे बोले कि इतने भारी अंगूठी में अपने हाथ में नहीं रख सकती, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं एक माफिया की बीवी हूं इसलिए मैंने पहनी है। तो मैं सोच रही थी इसे निकाल दूं। उसने जैसे ही सच कहा अक को जरा हंसी आए और उसने अपनी हंसी रोकते हुए या कहूं छुपाते हुए कहा, यहाँ पुलिस को नहीं पता कि मैं माफिया हूँ? सुहा ने हैरानी से उसे देखा और एकदम से बोली, खुलेआम मर्डर्स करते हो, ड्रग रैकेट के इल्जाम अपने आदमियों पर लगवाते हो, पुलिस को कैसे नहीं पता कि तुम माफिया हो? उद्धरण चिन्ह। अक अब सीलिंग को घूरने लगा। उसका एक हाथ तकिए की तरह अपने सिर के नीचे था और एक हाथ अपने पेट पर रखे हुए है। वो कुछ सोचते हुए या कहूं कुछ याद करते हुए बोलने लगा, पुलिस अक को जानती है, अक को जानती है। अक द माफिया, द गैंगस्टर, द स्मगलर, पर वो अव्यान कोठारी को नहीं जानते। अव्यान कोठारी को जानता है पूरा मेक्सिको, जो कि थॉमस डिसूजा का गोद लिया हुआ बेटा पोता है। जैसे ही सुहा ने भी सुना वो एकदम से बोली, थॉमस जसूजा यूनिवर्सिटी के ओनर, जिन्होंने वो यूनिवर्सिटी बनवाई थी। अक ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं जब यहाँ आया उस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। उस वक्त उन्होंने मेरी मदद की थी, पढ़ाई पूरी करवाई थी बिना मेरे पासपोर्ट और बिना पैसों के, बिना डॉक्यूमेंट के, बट मुझे डिग्री नहीं मिली। उसके बाद मैं उन्हीं के पास था। 4-5 साल में उनके साथ रहा। उनका एक सपना था कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं सबको काम की जरूरत रहती है। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के स्टूडेंट किसी क्लब या होटल में वेटर की जॉब करें। वो एक कंपनी बनाना चाहते थे जहाँ कोई भी स्टूडेंट सिर उठाकर काम कर सके और अपनी पढ़ाई भी साथ में कर सके। वो ये सपना पूरा नहीं कर पाए। 6 साल पहले उनकी डेथ हो गई, तभी सोच लिया था कि उनका ये सपना मैं पूरा करूंगा। उनकी सारे प्रॉपर्टी मेरे नाम पर थी, बिकॉज वो अकेले थे। उनका कोई वारिस नहीं था। जब वो अपने उन दिनों में थे, जब उनके स्ट्रगल के दिन थे, तो कोई भी उनके साथ नहीं था। इसलिए जब उनके पास पैसा आया तो उन्होंने अपने हर रिश्तेदार को निकाल दिया। पता नहीं क्यों उन्होंने अपनी सारे प्रॉपर्टी मरने से 3 साल पहले मेरे नाम कर दी थी। तब जब मुझे उनसे मिले 1 साल हुआ था। उन्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों था मुझे नहीं पता, पर मैं भरोसे पर खरा उतरना चाहता था और आज वो कंपनी जहां तुमने अप्लाई तो किया है पर कभी गई तक नहीं, उसका मालिक हूं मैं।
सुहा को ये सब पता था, सोनिया ने उसे बताया था, पर ये नहीं कि अव्यान उनका अडोप्टेड ग्रैंडचाइल्ड था। वो कुछ सोचते हुए बोली, ओके, तो तुम थॉमस डिसूजा के गोद लिए हुए पोते हो, जो उनके करोड़ों की प्रॉपर्टी का वारिस है, और उस कंपनी का मालिक है जो बनाने का उनका सपना था। अक ने बस धीरे से हम कहा तो सुहा आगे बोली, तुमने कहा तुम डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट के बिना पढ़े, मतलब तुम पढ़ाई के लिए आए थे। फिर तुम्हारे पासपोर्ट को क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। अक के चेहरे की एक्सप्रेशंस अचानक चेंज हो गए। उसने दूसरी तरफ करवट लेते हुए कहा, मुझे सोना है, सोने दो। सुहा एकदम से बोली, सवाल का जवाब तो दे दो। अक ने वैसे ही दूसरी तरफ करवट लिए हुए कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब में है कि यहाँ पर एक बहुत इज्जतदार नाम है अव्यान कोठारी का। अक सब लोग बोलते हैं, बट वो माफिया जिसे सब लोग अक समझते हैं वो मैं नहीं हूँ। लोगों की नजर में ये दो लोग हैं, तो तुम भी इन्हें दो ही रहने दो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम माफिया की बीवी हो। सुहा हैरान थी। वो खुद में ही बोली, जब सबके लिए तुम्हारी दो छवि है तो तुम मेरे सामने असली रूप में क्यों आए? मेरे सामने भी अव्यान कोठारी ही बनकर आते। मेरे सामने कब बनकर क्यों आए? क ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सुहा को चिंध हो रही थी। वो जानती थी अब का कोई भी जवाब नहीं देने वाला, तो वो भी मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ चेहरा करके सो गई। यहाँ एक है जिसकी आंखें खुली थी। पता नहीं वो किस सोच में था, पर शायद वो सुहा के सवालों के जवाब सच में नहीं देना चाहता था। अगली सुबह सुहा उठते ही कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई थी। वैसे तो उसका कॉलेज 9 बजे के बाद था, बट वो आज जल्दी जाना चाहती थी क्योंकि कुछ चीज उसे सेटल करनी थी। जैसे उसके डॉक्यूमेंट को लेकर कुछ बदलाव, और उसके साथ अथर्व गया था जो उसे छोड़ने के लिए वहां गया था, और उसने सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ अच्छे से सारा काम खत्म करके वो सुहा को छोड़कर चला गया। वो कहकर गया था कि वो सोनिया और सुहा दोनों को लेने शाम को आ जाएगा। सुहा जो अब अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गई थी, और ये खबर पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी कि उसने अव्यान कोठारी उर्फ अक से शादी की थी। अब बातें कुछ ज्यादा बनने लगी थी। जहां उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर कई तमाशे हुए थे, वहां पर अब सब उसे एक इज्जत से देख रहे थे या फिर एक डर लिए देख रहे थे। पर सुहा की नजरें तो शनाया को ढूंढ रही थी, जो उसे कहीं पर भी दिख नहीं रही थी। अचानक उसकी नजर सामने से आते रूहान पर पड़ी और वो एकदम से बोला, और न्यूली वेड वुमेन, क्या हाल चाल? कैसे गुजरे दिन और कैसी गई रात? वो चिढ़ते हुए बोली, जस्ट शट अप, बस करो और मुझे बताओ शनाया कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। रूहान ने असमंजस ने कहा, मुझे भी नहीं पता। जिस दिन तुम यहाँ से गई थी उसके बाद वो भी नहीं आए। उसी पार्सल से मैंने उसको नहीं देखा यार। कहाँ गई मुझे भी नहीं पता। अब तुम तो लौट आए पर उसका ठिकाना ही नहीं अभी तक। सुहा खुद सोच में पड़ गई कि शनाया कहाँ गायब हो गई। पर वो फिर भी बोली, कोई बात नहीं, वो जब भी आएगी ना उसे छोड़ूंगी नहीं। रूहानी ने हाँ में सिर हिला दिया और आगे बढ़ गए दोनों। जाते हुए अचानक कोई उससे टकराकर आगे बढ़ गया। सुहा ने ध्यान रही दिया, पर उसके हाथ में अचानक ही कट आ गया था जिससे खून बह रहा था। रूहान ने उस कट को देखा तो एकदम से बोला, सुहा हाथ को देख, चोट लग गई? सुहा ने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसकी कलाई से थोड़ा ऊपर एक लंबा सा कट आया था जिससे खून निकल रहा था। सुहा हैरानी से बोली, ये कब लग गया? उसने अपने पीछे से होकर गुजर रहे उस आदमी की तरफ देखा, पर उसे उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। वो अपने हाथ की तरफ देखने लगी है तो रूहान ने कहा, चल मेडिकल एरिया में चल, तुझे पट्टी करवानी पड़ेगी। और वो सुहा को लेकर जबरदस्ती मेडिकल एरिया की तरफ चल पड़ा। जारी है। चैप्टर 26, अटैक ऑन सुहा। यूनिवर्सिटी। रूहान सुहा को लेकर मेडिकल एरिया की तरफ जा रहा था और इतने में सुहा का फोन बजा। उसने देखा तो ये किसी अलग नंबर से कॉल आई थी। वो नहीं जानती थी ये किसका नंबर है, पर उसके फोन का नंबर तो किसी के पास था ही नहीं यहाँ पर, सिवाय सोनिया और रूहान के। उसे अजीब लगा, उसका नंबर किसी और के पास कैसे गया। उसने फोन उठाया और बोली, हेलो कौन? और सामने से आवाज आए, तुम्हारा डियरेस्ट हस्बैंड। सुहा 2 पल के लिए रुक गई। उसने वापस नंबर की तरफ देखा और बोली, अभी ये तुम हो? सामने से अक की आवाज आई, हाँ लग तो ऐसा ही कुछ रहा है। सुहा ने गहरी सांस ली और रूहान के साथ चलते हुए बोली, तुम्हारा नंबर नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं पहचान नहीं पाए, और ये नंबर शायद दूसरा भी है। बोलो क्या हुआ? और सामने से अक वैसे ही बोला, हाँ मेरा पर्सनल नंबर है, सबके पास नहीं है। मैं कह रहा था कि
पर वो कुछ कहते कहते रुका और बोला, तुम कहीं जा रही हो? सुहा ने कहा, हाँ मैं जरा जल्दी में हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें 2 मिनट में फोन करती हूँ, और उसने वापस फोन रख दिया। दोनों मेडिकल एरिया में आ गए। डॉक्टर ने जैसे ही सुहा के हाथ से खून बहता देख वो एकदम से बोले, ओ माय गॉड, ये तो गहरी चोट लगती है। उन्होंने सुहा को तुरंत एक चेयर पर बिठाया और उसके घाव को साफ करने लगे। सुहा के हाथ पर एक बड़ा सा कट था जो डीप नहीं था, बट उससे निकलने वाले खून से वो पूरा हाथ खराब हो रखा था। उन्होंने पहले उसकी चोट को साफ किया और उस पर अच्छे से बैंडेज करने के बाद वो बोले, मुझे लगता है तुम्हें इंजेक्शन की जरूरत है, मैं तुम्हें इंजेक्शन दे देता हूँ। सुहा ने अपने हाथ को देखते हुए आराम से कहा, डॉक्टर इट्स ओके, इतना दर्द नहीं दे रहा है, ये ठीक हो जाएगा। बट डॉक्टर ने वैसे ही सीरीज में कुछ दवाएं मिक्स करते हुए कहा, ऐसा नहीं होता, तुम्हें इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, ये चीज इतनी हल्के में नहीं ली जा सकती, ठीक है। और वो अपना काम कर रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ ये बड़ा अजीब सा कमरा था, और यहाँ बैठा वो इंसान जिसके मुंह पर मास्क था, वो अपने सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर मेडिकल रूम की उस फुटेज को देख रहा था जो लाइव चल रही थी। सुहा डॉक्टर के सामने बैठी थी और डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने वाला था। वो उस फुटेज को बड़ी शिद्दत से देखते हुए बोला, और ये तुम्हारा एक और मोहरा मेरे कब्जे में आने को तैयार। वैसे तो सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, पर इन आंखों में भी एक अलग ही जुनून था, पर पता नहीं किस लिए। मेडिकल रूम में सुहा का फोन फिर से बजा। देखा तो उसी नंबर से फोन था। उसने फोन उठाया कि सामने से एके ने कहा, अभी तुम्हारा लेक्चर होना चाहिए था और तुम यहाँ वहाँ बाहर घूम रही हो। कहाँ हो तुम? उसकी बात सुनकर सुहा ने तुरंत कहा, बाहर नहीं घूम रही हूँ, चोट लगी थी हाथ में तो यहाँ डॉक्टर के पास आई हूँ। जैसे ही एके ने ये सुना एकदम से बोला, चोट लगी है? कहाँ चोट लगी है? क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम ठीक हो ना? लगी कैसे तुम्हें? उसके एक साथ इतने सवाल सुनकर सुहा एकदम से बोली, अरे किसी से टकराई थी तो शायद चोट लग गई हाथ में, तो हॉस्पिटल आई थी। इतने में डॉक्टर ने कहा, बैंडेज कर दी है और तुम्हें इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, दर्द नहीं होगा। एके फिर वैसे ही बोला, क्या हुआ तुम्हें? किस चीज का इंजेक्शन है? सुहा वैसे ही बोली, ये तो डॉक्टर है, और चोट तो पता नहीं, कोई शायद मेरे पास से होकर गुजरा था तो उसी के हाथ से लग गया होगा। पर अचानक दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सुहा ने जब उसकी आवाज नहीं सुनी तो बोली, हेलो अभी, हेलो, और फिर तुरंत सामने से आवाज आई, कौन है तुम्हारे साथ? सुहा ने आसपास देखा तो सिर्फ रूहान था और डॉक्टर उसकी तरफ इंजेक्शन लेकर आ रहे थे। उसने कहा, रूहान है, और उसकी बात सुनकर अक ने कहा, रूहान को वहीं रहने दो, तुम निकलो वहां से, इंजेक्शन मत लगावाना। सुहा को अजीब लगा, उसे ये तो पता नहीं था कि अक ये सब क्यों बोल रहा था। बट उसे ये पता था कि जरूर इसके पीछे कोई वजह है। उसने देखा तो डॉक्टर इंजेक्शन लेकर उसी की तरफ आ रहे थे। वो एकदम से बोली, प्लीज मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मुझे डर लगता है। पर डॉक्टर ने उसकी बात सुने बिना उसके हाथ पर कॉटन लगाकर कहा, इट्स ओके, जरा सा भी दर्द नहीं होगा, तुम दूसरी तरफ देखो। वो वैसे ही अपने काम में लग रहे तो सुहा ने एकदम से खड़े होते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे डर लगता है, मुझे नहीं लगवाना, और वो इतना बोलकर वहां से भाग गई। रूहान और डॉक्टर दोनों हैरान थे, डॉक्टर चिल्लाए भी पर सुहा नहीं रुकी। रूहान उन्हें ऐसे देखकर बोला, आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मैं उसे लेकर आता हूँ। और वो भी सुहा के पीछे भाग कर गया, बट सुहा वहां से निकल चुकी थी। यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे उस इंसान की आंखें अचानक सिकुड़ गई। उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगा दिया। 2 रिंग में सामने वाले इंसान ने फोन उठा लिया और उसके फोन उठाते ही इस शख्स ने कहा, पीछे जाओ, उसके बचनी नहीं चाहिए। एके के आने से पहले खत्म कर दो, सामने से ओके कहा गया और फोन रख दिया गया। उस आदमी ने भी मेडिकल रूम की उस फुटेज को हटाया और कॉलेज की दूसरी फुटेज में सुहा को ढूंढने लगा। यहाँ सुहा भागते हुए बाहर आई थी। उसके हाथ में अब भी फोन था। उसने वापस अपने कान पर फोन लगाते हुए कहा, तुम करवाना क्या चाहते हो मुझसे? और सामने से कदमों की आहट आ रही थी जैसे अभी चल रहा हो। और उसने कहा, कहीं सेफ जगह पर जाओ, ऐसी जगह पर जहां तुम्हें कोई ढूंढ ना पाए, ऐसी जगह पर जहां पर तुम अकेली रह सको, कोई अलाउड ना हो। एक काम करो, गर्ल्स वॉशरूम में जाओ। सुहा असमंजस में बोली, पर हुआ क्या है? मुझे कुछ बताओगे?
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और क ने वैसे ही कहा, अपने आसपास देखो, कोई तुम्हें देख रहा है, जो अजीब भी हो। सुहा ने फोन कान से लगाए हुए ही अपने आसपास देखा तो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट इधर उधर घूम रहे थे। कोई पढ़ रहा था, कोई बातें कर रहे थे। अचानक उसकी नज़र एक आदमी पर चली गई जो पिलर के पास खड़ा था और वो उसे ही घूर रहा था। सुहा ने उससे नजरें चुराते हुए तेजी नजरों से उसे देखते हुए कहा, एक लड़का है ब्लैक जैकेट में, मुझे घूर रहा है। क ने वैसे ही कहा, उसके सामने मत रहना और जितना हो सके उससे दूर रहना। निकलो वहां से। सुहा वहां से अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए निकली और कहा, कौन है ये और तुम कहाँ हो? क ने वैसे ही कहा, कार में हूँ, आ रहा हूँ। सुहा सीधा गर्ल्स वॉशरूम में आ गई और एक वॉशरूम के अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। वो वैसे ही बोली, मैं वॉशरूम में आ चुकी हूं पर अब क्या? क ने उसे समझाते हुए कहा, घबराना मत, कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूं, बस दरवाजा मत खोलना चाहे कोई भी हो। सुहा ने ओके कहा और जैसे ही फोन रखने को हुई कि अक ने कहा, फोन ऑन रहने दो, फोन मत रखना। सुहा ने फोन ऑन ही रहने दिया और वो वैसे ही वॉशरूम में छुपी रही और अचानक उसे वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसकी धड़कन एकदम से तेज हो गई। किसी के पैरों की आवाज आ रही थी और ये किसी के जूते की आवाज थी। किसी लड़की के कदमों की आहट तो वो नहीं थी, ये सुहा अच्छे से जानती थी। उसे बाहर से विसल की आवाज सुनाई दे रही थी। वो जो कोई भी था विसल बजा रहा था और फिलहाल ये आवाज भी डरावनी ही थी। सुहा को वो कदमों की आहट अपने करीब आती महसूस हो रही थी और साथ में वो विसल की आवाज भी तेज हो रही थी। वो चुपचाप वहां खड़ी थी और अचानक उसी के ही वॉशरूम का दरवाजा खुला। वो एकदम से घबराई और सामने वाले इंसान को देखकर हैरान रह गई। उसके हाथ से फोन छूटा और कॉल कट हो गया। यहाँ दूसरी तरफ कुछ ही देर में अक यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था। उसके साथ यहाँ पर उसकी गार्ड्स की पूरी टीम थी। अचानक इतने लोगों को यहाँ देखकर स्टूडेंट की नजरें उन पर आ गई थी। बट अक बिना किसी का ध्यान दिए सीधा भागते हुए अंदर आ रहा था। वो सीधा गर्ल्स वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और अचानक उसके कदम रुक गए जब उसने गर्ल्स वॉशरूम के बाहर भीड़ जमा देखी थी। काफी सारे स्टूडेंट गर्ल्स वॉशरूम के बाहर खड़े थे। अक के दिल में धक की आवाज हुई। पता नहीं क्यों एक डर ने उसे घेर लिया और ये पहली बार था जब उसे डर लग रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने सुहा से शादी क्यों ही की। उसे लग रहा था उसकी वजह से सुहा के साथ ये सब हुआ। और अब उसे ये तक पता नहीं था कि वो जिंदा बची है या नहीं। जारी है चैप्टर 27 डियरेस्ट हस्बैंड। यूनिवर्सिटी में के धीमे कदमों से वॉशरूम के सामने आया तो वो सारे स्टूडेंट उसे देखकर सामने से हट गए। की नजर जैसे ही अंदर गई उसने राहत की सांस ली पर वो एक पल को हैरान हुआ बट फिर उसे चैन आया था। उसने ये तो नहीं सोचा था जो वो देख रहा था। सामने सुहा आराम से खड़ी थी और वो आदमी जो ब्लैक जैकेट में था उसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर चाटों के निशान भी थे। और सुहा उसका कॉलर पकड़े हुए अब भी चिल्ला रही थी, मुझे मारना चाहते हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? जानते भी हो मैं कौन हूँ? सुहा थापर हूँ, मुझे मारना आसान नहीं है, मुझे मारने के लिए तुम्हें 100 जन्म लेने पड़ेंगे। अक के चेहरे पर अचानक ही मुस्कान आ गई और पता नहीं क्या हुआ। वो एकदम से सुहा के पास आया और उसने सुहा का आम पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए एकदम से गले लगा लिया। सुहा क्योंकि इस मूव के लिए तैयार नहीं थी वो हैरान हुई। उसने एकदम से उसे धक्का दिया और मारने के लिए मुक्का उठाया ही था कि क ने उसकी मुट्ठी को अपनी हथेली में कैद कर लिया। सुहा उसे देखकर आंखें फाड़े खामोश हो गई और क वैसे ही बोला, बस कर जाओ लिटिल माउस, बहुत हो गया। सुहा ने राहत की सांस ली और वो आदमी को उसे दिखाते हुए बोली, ये था, गन लेकर यहाँ आया था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्यों, मैंने भी 2 खींच के लगाए, अब इस हालत में है, आया बड़ा मुझे मारने। कलाइरा तो देखो इसकी इतनी नाजुक नाजुक सी, बड़ा आया मुझे मारने, पहले खुद तो खा पी कर फिट हो जा फिर मुझे मारना। वो उस आदमी को तौंत मारे जा रही थी जो शायद उस आदमी के भी समझ में नहीं आ रहे थे क्योंकि वो किसी भी एंगल से इंडियन नहीं लग रहा था। अक ने उसे फिर से गले लगाते हुए कहा, शश, शांत हो जाओ लिटिल माउस। अभी वो दोनों शांति से खड़े थे कि अक के गार्ड्स भी वहां पर आ चुके थे। उन्होंने ऐसे उस आदमी को बांधे हुए और चेहरे पर निशान देखे तो वो भी हैरानी से सुहा को देखने लगे। वहां पर अहीर भी मौजूद था। वो वैसे ही बोला, मुझे पता था इस लड़की को कोई नहीं मार सकता, ये खुद डायन है,
खून पीने वाली डायन। उसने अपना ख्याल झटका और उस आदमी की तरफ बढ़ गया जो बंधा हुआ था। उन लोगों ने उस आदमी को पकड़ा और उसे लेकर वहां से चले गए। क ने अब बाकी गार्ड्स की तरफ देखा और उन्हें भी जाने का इशारा किया और अब वहां पर सिर्फ स्टूडेंट्स थे। क ने सारे स्टूडेंट की तरफ देखकर कहा, इट्स जस्ट ए मिसअंडरस्टैंडिंग, प्लीज आप यहां से जा सकते हैं। सब चले गए और अब उसने सुहा की तरफ देखा जो अभी अक के सामने खड़ी उसे मासूमियत से देख रही थी। अक ने उसके चेहरे को चूम लिया। सुहा की आंखें एकदम से बड़ी हुई और वो 2 कदम पीछे आते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? अक हल्का सा हंस और बोला, कुछ नहीं कर रहा हूं मेरी माँ, बताओ चोट कहाँ आए है तुम्हें? और उसने सुहा का हाथ पकड़ कर देखा। काफी बड़ी पट्टी की हुई थी उसके हाथ पर, लग रहा था कि कट काफी लंबा होगा। वो धीरे से बोला, दर्द हो रहा है। सुही ने हाथ छुड़ाकर कहा, ये सब बंद करो और बताओ ये सब क्या हो रहा था? कौन था ये आदमी? मेरा पीछा क्यों कर रहा था? और इंजेक्शन लगवाने से मना क्यों किया? अक 2 पल के लिए खामोश हुआ और बोला, जरूरत नहीं है, क्लास में जाओ। वो चला गया। वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखती रह गई। सुहा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, इस बंदे का दिमाग अलग ही चलता है। जब कुछ बताना नहीं था तो इतना सब क्यों करवाया? मैं तो खुद ही संभाल लेती। वो बड़बड़ाते हुई वहां से अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। रूहान अब तक उसे मिला ही नहीं था। वो क्लास में चली आई तो देखा रूहान वहीं पर था। उसने उसके लिए जगह की और उसे अपने पास बैठाकर बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा? वहां मेडिकल एरिया से क्या निकली? तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मर गया पर तुम मिली नहीं। कहाँ थी तू? क्लास शुरू हो गई इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सुहा ने वैसे ही कहा, पंगा हो गया था यार, तू छोड़ना, क्लास पर ध्यान दे। और वो दोनों ऐसे ही अपनी पढ़ाई में लग गए। सारा दिन ऐसे ही क्लासेस में बीत गया। जो वॉशरूम में हुआ था उसका जिक्र न किसी स्टूडेंट ने किया ना किसी और ने। सुहा हैरान थी, हर बात आग की तरह फैल जाती थी पर यह बात कैसे दब गई, सुहा को भी नहीं पता। यहाँ दूसरी तरफ वो आदमी जो फुटेज देख रहा था, उसने वॉशरूम की फुटेज तो नहीं देखी पर उसने बाहर की देखी। उसे पता नहीं था वॉशरूम में क्या हुआ, पर उसने देखा बहुत देर तक वॉशरूम से वो लड़का बाहर नहीं आया जो सुहा को मारने गया था। फिर अचानक कई सारे स्टूडेंट्स एक साथ भागकर वॉशरूम की तरफ गए। शायद कोई आवाज हुई थी। उसके थोड़ी देर बाद दूसरे फुटेज में एक एक के लोग और अक खुद वहां आए दिखे थे। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और बोला, काम नहीं हुआ। इट्स ओके, कम से कम तुम्हें ये तो पता चलेगा कि तुम मेरे निशाने पर हो। और इतने में किसी ने उस रूम का डोर नॉक किया। उस लड़के ने उस तरफ गर्दन मोड़ी तो एक लड़की खड़ी थी, शायद नौकर थी। वो आराम से बोली, सर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बड़े सर ने कहा है आपको बुला लाऊं। उस लड़के ने बस हमें सिर हिलाया और वो चली गई। वो खुद में ही बुदबुदाया, सब है और तुम भी शायद आते ही होगे, मिलते हैं। और वो उठकर उस कमरे से बाहर चला गया। यहाँ शाम को सुहा लेने अथर्व आ चुका था। वो और सोनिया दोनों उनके साथ घर आ चुके थे। सोनिया को भी कुछ पता नहीं था। जब वो घर पर आए तो सबसे पहले उसकी नज़र उस आदमी पर गई जिसे उसने पकड़ा था और फिर डॉक्टर पर जो उसे इंजेक्शन देने वाला था। और ये दोनों ही काफी बुरी हालत में लग रहे थे, जैसे उन्हें बहुत मारा गया था। कपड़े उनके फटे हुए थे, वो जख्मी हालत में थे और हाथ दोनों के बंधे हुए थे। यहाँ पर अक मौजूद नहीं था, सिर्फ अहीर और अथर्व ही थे। वो एकदम से बोली, क्या हो रहा है? इन दोनों को ऐसे मारा क्यों गया है? और वो बोल ही रही थी कि अहीर ने कहा, हमसे कोई भी सवाल पूछने से अच्छा है तुम अपने डियरेस्ट हस्बैंड से जाकर पूछ लो, क्योंकि हम कोई जवाब नहीं देने वाले तुम्हें। सो सॉरी। वो वापस मारने के काम में लग गए। सुहा उसे घूरती रही और फिर सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। उसने आकर देखा तो बस 2 पल के लिए अपनी आंखें बंद न कर पाए। अक इस वक्त नहा कर आया था और वो अपनी शर्ट पहन रहा था। उसकी शर्ट के सारे बटन्स खुले थे और बालों से अब भी पानी नीचे गिर रहा था। उसने दरवाजे की तरफ सुहा को देखा तो बोला, अंदर आ सकती हो। सुहा ने एकदम से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और बोली, वो नीचे क्या हो रहा है? उस डॉक्टर को क्यों मारा जा रहा है? और वो आदमी, वो क्यों आया था मुझे मारने? उसकी बात सुनकर एके ने वैसे अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए कहा, सीधी सी बात है, मेरी बीवी हो तो तुम्हें मारने क्यों आए होंगे, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं तुम मेरी कमजोरी हो, तो इसलिए आ गया होगा कोई। दूसरी बात, वो डॉक्टर,
तो उसका मुझ पर छोड़ दो, मतलब तुम अपने में रहो। सुहा हैरानी से बोली, 1 मिनट, ये क्या मतलब होता है तुम अपने में रहो? वो डॉक्टर मुझे इंजेक्शन देने वाला था, तुमने मुझे इंजेक्शन नहीं लेने दिया और अब उस डॉक्टर की ये हालत है। हुआ क्या है? मुझे जानना है। मेरे साथ हादसा होने वाला था ना, तो मेरा हक है। उसकी बात सुनकर अक ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोला, ड्रग का इंजेक्शन दे रहा था वो तुम्हें, वो भी थीन का, एक ऐसी ड्रग जिसे लेने के बाद अगर 24 घंटे में तुमने उसका दूसरा डोज नहीं लिया तो तड़प तड़प कर मर जाओगी। ये एक लत लगने वाली चीज है, इंसान को तड़पा तड़पा कर मारने के लिए और उससे अपनी बात मनवाने के लिए। ये वही ड्रग दे रहा था, लेना चाहेगी, ले लो जाकर। वो 2 कदम आगे आया और सुहा 2 कदम पीछे हटी और बोली, पर ड्रग मुझे क्यों? अक ने इस बार आराम से कहा, सीधी सी बात है, एक ही मकसद था। तुम मर जाती तो मेरी कमजोरी वहीं पर खत्म हो जाती, पर वो लोग चाहते थे कि तुम्हें थीन की लत लग जाए और तुम्हारी तड़प को देखकर मैं तड़प उठूं, बट उन्हें क्या पता हम दोनों के बीच तो ऐसी कोई तड़प वाली बात ही नहीं। या फिर है? उद्धरण चिन्ह। वो 2 कदम सुहा के करीब आया तो सुहा पीछे हटने को हुई पर पीछे हट नहीं पाई क्योंकि दहलीज थी। उसने वापस अक की तरफ देखा जो उसके काफी करीब खड़ा था और वो वैसे ही बोली, तुम दूर हटाने का क्या लोगे? अक 2 कदम पीछे होते हुए बोला, क्यों, मेरी करीबी से डर लगता है तुम्हें? सुहा ने उसे घूरा और अपना बैकपैक वही बेड पर रखते हुए बोली, डरे मेरी जूती, और वो सीधा वॉशरूम में चली गई। अक मुस्कुरा दिया, वो मन ही मन बोला, कमजोर नहीं शख्स जान हो तुम, मेरी जान हो तुम। उद्धरण चिन्ह। पर अचानक ही उसका चेहरा सख्त हो चुका था, जैसे उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगा और उसे कुछ याद आने लगा। वो वहां से निकालकर सीधा अलेक्जेंडर की पार्टी में गया था। फ्लैशबैक। एलेक्जेंडर ने आज उसने एक पार्टी रखी थी। उसने कुछ दिनों पहले ही अंडरवर्ल्ड में कदम रखा था। अपने बाप के सारे काम को अपने सिर लिया था और उसी की खुशी में शायद आज कोई पार्टी रखी गई थी। वहां पर काफी सारे माफिया मौजूद थे, काफी सारे स्मगलर्स और पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे, जो अंडरवर्ल्ड के साथ मिले हुए थे। बहुत सारे नेता भी थे, वो पॉलिटिशियंस, जो उनके साथ जुड़े हुए थे, और वहीं पर अक के कदम पड़ते ही अलेक्जेंडर के चेहरे के भाव बदल गए पर अगले ही पल चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। वो मन ही मन बुदबुदाया, वेलकम एके। तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है उस लड़की की वजह से यहाँ आए हो। देखते हैं ये घायल शेर क्या करता है। का वो इंसान था जो मैक्सिको के पूरे अंडरवर्ल्ड को अपनी उंगली पर नचाता था। ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड, पुलिस, पॉलिटिशियन, बल्कि पूरा मैक्सिको को। और ये बात सिर्फ मैक्सिको तक ही नहीं थी, कोलंबिया से लेकर इंडिया तक का मशहूर था अपने काम को अंजाम देने के तरीके से। यहाँ सब जानते थे कि अक का मुकाबला करना नामुमकिन है, उसकी उम्र कम है पर तजुर्बा उसे उम्र से कई गुना ज्यादा है। पर उस तजुर्बे को कम आंकने की गलती कर रहा था अलेक्जेंडर। मगर वो ऐस बड़ी पार्टीज में जल्दी जाता नहीं था, बस अपने लोगों को भेज देता था। अब सबको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ आया क्यों है। पर खतरा सबको महसूस हो गया था कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा अगर वो यहाँ आ गया है तो। पर क्या? वो क्या करने आया है? जारी है। चैप्टर 28, ब्लड शावर। फ्लैशबैक। अलेक्जेंडर की पार्टी में अक अलेक्जेंडर उसे जाकर मिला तो अलेक्जेंडर के चेहरे पर एक इलव स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ अक की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुबारक हो, शादी कर ली तुमने। अक ने अपने हाथ अपने पॉकेट से बाहर नहीं निकले और वो वैसे ही बोला, और तुमने काफी अच्छा गिफ्ट दिया है मुझे शादी का, इसके लिए थैंक यू, पर तुम्हें तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट शायद पसंद ना आए। अलेक्जेंडर उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। पर अचानक अलेक्जेंडर के चेहरे पर वही स्माइल लौट आए और वो वैसे ही बोला, आई होप तुम्हें वो पसंद आया हो। इनफैक्ट मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तुम्हें ऐसे गिफ्ट देता रहूंगा ताकि तुम्हें मेरी कद्र होती रहे, और तुम्हारी बीवी को भी। वो वैसे ही बोलता रहा और अक उससे कुछ कदम की दूरी पर जाकर एक सोफा पर बैठ गया। पार्टी काफी नॉर्मल चल रही थी और काफी सारे स्मगलर, माफिया को वहां पर बुलाया गया था, तो किसी को भी बड़ी बात नहीं लगी थी। ठीक है, अक यहाँ आया हुआ है। वहां एक स्टेज लगाया हुआ था जहां अलेक्जेंडर खड़ा था, सारे लोग उससे मिलने आ रहे थे और उसे बधाई दे रहे थे। उसे अपने नई शुरुआत के लिए आगाह भी कर रहे थे, कुछ सॉल्यूशन दे रहे थे। वैसे तो अंडरवर्ल्ड में आना भी छोटी बात नहीं थी,
पर यहाँ पर अच्छे लोग भी तो नहीं थे जो इस चीज को गलत मानते। यहाँ सिर्फ वही लोग मौजूद थे जो इस दुनिया के थे, जिनके लिए अंडरवर्ल्ड में अपने काफिले का सरदार बनना एक बहुत बड़ी बात थी, और आज एलेक्जेंडर ने वो मुकाम हासिल किया था। इसलिए सब खुश थे। ऐसा नहीं था कि ये सब एक ही तरफ थे, दुश्मन भी थे। पर ये रिवाज था कि जब भी एक माफिया काफिले में एक नया सरदार बनता है, तो पूरे अंडरवर्ल्ड में ये खबर फैला दी जाती है और सब उससे मिलने आते हैं। उसे उसके इस सफर के लिए आगाह भी करते हैं और उसे गाइड भी करते हैं। कुछ दोस्त होते हैं तो कुछ दुश्मन होते हैं। और वहां सब होते हैं, और उन दुश्मनों से एक था अलेक्जेंडर के आप डेविड के साथ उसकी कभी नहीं बनी थी। वो दोनों हमेशा से राइवल्स रहे थे, और आखिर में जाते जाते एक और झटका लगा था डेविड को, और अब अलेक्जेंडर उनके काफिले का सरदार था। अक वहां सोफा पर बैठा था और उसके पास बैठे एक इंडोनेशियन था। वो अपने काफिले का सरदार था और शाम था। इकारा, उस आदमी ने उससे पूछा, मैंने सुना है तुमने इसलिए 2 दिनों में डायमंड की बहुत बड़ी स्मगलिंग की है। वो डायमंड तुमने अफ्रीका से मंगवाए थे। अक अजीब ढंग से मुस्कुराया और बोला, जब स्मगलर हूं तो सिर्फ ड्रग तक क्यों काम को रखूं? वो सब कुछ करूं जिससे मुझे फायदा होगा। इकारा ने वैसे ही कहा, बट तुम्हारे दिमाग में ये डायमंड का आइडिया कहां से आया? मैंने तो सुना था तुम ड्रग के अलावा और कुछ भी नहीं करते। अक ने वैसे ही कहा, मैंने अपनी वाइफ को एक रेड डायमंड गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए है। जब मैंने उसे वो डायमंड दिया तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था कि मुझे ये करना है। दुनिया में वो बस 30 डायमंड्स है और मुझे वो 30 डायमंड मेरे पास चाहिए। वो वैसे ही बोला तो इकारा ने फिर कहा, और तुम उन 30 डायमंड का क्या करोगे? अक वैसे ही हंसा और बोला, अपनी वाइफ के लिए नेकलेस बनवाऊंगा। वो आदमी कंट्रोल नहीं कर पाया और एकदम से हंसकर बोला, एक डायमंड तुम्हें 9 करोड़ का पड़ा है। तुम 30 डायमंड लोगे और अपनी वाइफ के लिए नेकलेस बनवाओगे, फिर तुम्हारे दुश्मन तुम्हें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ नेकलेस के लिए तुम्हारी वाइफ के पीछे पड़ जाएंगे। अक ने अब शांत आवाज में कहा, मेरे पास इससे भी ज्यादा बहुत कुछ है। कोई अब तक मेरे बाल को भी नहीं छू पाया है। वो आगे कुछ भी नहीं बोला, बस उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। इकारा जानता था अंडरवर्ल्ड में उसने ऐसे ही कदम नहीं जमाया था। वो समझता था अगर क अपनी बीवी को 270 करोड़ का नेकलेस गिफ्ट करने की बात कर रहा था तो उसके पास कितना पैसा होगा, और वो क्या क्या करता होगा, वो समझ सकता था। कुछ देर वो ऐसे ही आराम से बैठा रहा और सामने अलेक्जेंडर को देखता रहा, और फिर अचानक उसने अपनी कलाई पर बांधी घड़ी में वक्त देखा और बोलने लगा, 5.4.3। उसकी गिनती की आवाज सुन उसके पास बैठे उस इंडोनेशियन शख्स इकारा ने पहले अक की तरफ देखा और फिर वापस अलेक्जेंडर की तरफ देखा, और वो बोला, तुम दुश्मनी का पैगाम देने जा रहे हो? पर अक वैसे ही अपनी गिनती गिनता रहा, 2, 1, और उसने एकदम से चुटकी बजाई। अलेक्जेंडर खड़ा था, एकदम से उसके ऊपर खून आकर गिरा था, जिससे वो पूरा लबालब हो चुका था। खून पूरे फर्श पर बिखर चुका था और उस खून से अलेक्जेंडर नहाया हुआ लग रहा था। वहां जितने भी लोग खड़े थे, कुछ के चेहरे पर एक बेसकीमती मुस्कान आ गई थी, तो कुछ हैरान थे तो कुछ परेशान। एलेक्जेंडर जो पूरा खून से तरबतर हो चुका था, उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को साफ किया और अपना सिर उठाकर सामने देखा। नजरें सीधा क से जा मिली, जो अपने पैर पर पैर चढ़ाए आराम से बैठा उसे देख रहा था। उसके चेहरे की वो स्माइल इस वक्त मौत का पैगाम थी, पर वो ऐसे था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और एलेक्जेंडर की आंखों में एक गुस्सा उतरा था। एक एक खड़ा हुआ और अपना ब्लेजर ठीक करते हुए उससे 5-6 कम की दूरी पर आकर खड़ा हुआ और बोला, दुश्मनी मुबारक हो। इतना बोल वहां से जाने को हुआ कि साइड में खड़े डेविड ने कहा, तुम ये नहीं कर सकते। मेरे बेटे ने अभी अभी कदम रखा है और तुम उसे अपना निशाना नहीं। वो बोल ही रहे थे कि एके ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसका साफ मतलब था कि वो डेविड को चुप होने के लिए बोल रहा था। वो वैसे ही बोला, निशाना पहले तुम्हारे बेटे ने मेरी बीवी को बनाया था, अब मेरी बारी। डेविड एकदम से बोला, पर, और क ने फिर कहा, शश। ये इतना डरावना था कि वो कुछ बोल नहीं पाया। डेविड चुप हो गया और क ने वैसे ही वहां से निकलते हुए कहा, अगर किसी को तुम दुश्मन बनना चाहते हो तो उसके लीडर बनते ही उसे बता दो और तुम्हारा बेटा मेरी नजर में रहेगा। वो इतना बोल वहां से निकल गया और एलेक्जेंडर अब भी उसे गुस्से से जाते हुए देख रहा था। वो अभी खून से लबालब था। खून किसका था? कहां से आया? यहाँ पर प्लेन कैसे किया गया? उसके ऊपर कैसे आकर गिरा?
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर रिवाज यही था, अगर कोई काफिले का नया सरदार बनता है और उसे अपनी दुश्मनी जाहिर करनी हो तो दुश्मन काफिले का सरदार उसकी महफिल में जाकर उसके ऊपर खून डालता है, पर वो कौन इतना नहीं होता जितना इस वक्त तक उसके ऊपर डालकर गया था। ये काफी खौफनाक मंजर हो जाता अगर वहां लोग ना होते तो, पर फिर भी पुलिस और पॉलिटिशियंस डर ही चुके थे। उन्होंने आज तक कई सारी अंडरवर्ल्ड पार्टी अटेंड की थी, पर ये सबसे अलग थी। किसी ने भी अपने दुश्मनी का आगाज ऐसे नहीं किया था। अग जाते जाते एकदम से रुका और फिर अलेक्जेंडर की तरफ मुड़कर बोला, बीवी है मेरी, परायों को भी बचाया है, उसे चोट पहुंचाने का तो ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल देना, वरना दुश्मनी गई तेल लेने सीधा जिसके पास पहुंचेगा तू, उसका ये लहजा शायद ही किसी ने देखा होगा। वो वहां से निकल गया और अब वहां बातें शुरू हो चुकी थी। अलेक्जेंडर ने अक से पंगा लिया था, उसने क्या किया था किसी को नहीं पता, पर इतना समझ गए थे कि अब अक की आंखों में था अलेक्जेंडर और ये उसे बेहद भारी पड़ने वाला था। और अलेक्जेंडर अपनी मुट्ठी कसके उस तरफ ही देख रहा था जहां से अक गया था। वो खुद में ही बोला, ये तो बस शुरुआत है। यहाँ सबको लगता है तेरे हाथों में नहीं बचूंगा, पर सोच अगर मैंने पहले ही दांव में तेरी मोहब्बत को ललकारा है तो मैं क्या चीज हूँ। कुत्ते की मौत ना मारा तो मेरा नाम भी अलेक्जेंडर नहीं, ये जो खौफ लोगों के दिल में तेरा है ना, ये भी मिटेगा और तू भी। उसकी आंखों में नफरत थी, बेहद नफरत, जो पता नहीं आगे कौन सा तूफान लाने वाली थी अक की जिंदगी में। प्रेजेंट टाइम। अक के दिमाग में यही सब चल रहा था और वॉशरूम का दरवाजा खुला। वो वहां से हमेशा की तरह अपने रात के कपड़ों में बाहर आई। अक ने उसे ऐसे देखा तो कुछ नहीं बोला। वो वापस नीचे जाने को हुआ कि सुहा ने कहा, अच्छा एक बात पूछूं। अक ने उसकी तरफ देखा तो वो बोली, उस आदमी को और उस डॉक्टर को भेजा किसने था? उद्धरण चिन्ह। अक ने बिना किसी भाव के कहा, मेरे बहुत से दुश्मन हैं, मैं एक का नाम नहीं ले सकता, मुझे नहीं पता वो किसने किया। पर तुम्हें अब एक चीज पता चल चुकी होगी कि मेरे साथ रहना कितना खतरनाक है। तुम चाहो तो 1-2 महीने बाद मुझसे डाइवोर्स ले सकती हो। डिवोर्स लेने के बाद भी मेरे डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास ही रहेंगे और उन पर तुम्हारा नाम भी रहेगा, तुम पढ़ सकती हो यहाँ फिर भी। बस मुझसे दूर रहोगी तो सेफ रहोगी। सुहा कुछ सोचती रही और फिर बोली, ठीक है, पर क्या इससे वो लोग मेरी जान छोड़ देंगे? अक ने नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं वो नहीं छोड़ेंगे, पर तुम्हें खुद ही अपने लिए लड़ना पड़ेगा। आज तुम देख चुकी हो, तुम्हें बहुत अच्छे से लड़ना आता भी है, पर जरूरी है कि तुम कुछ वेपन्स चलाना सीखो। वो कमजोर था, हर बार ऐसे लोग नहीं आएंगे। और साथ में ड्रग्स की जानकारी भी ले लो, ताकि अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो तुम्हें पता हो कि तुम्हें क्या करना है। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। 9 बजे तुम कॉलेज जाती हो, 5 बजे उठ जाना। सुहा एकदम से बोली, हेलो, मैं जिंदगी में कभी 5 बजे नहीं उठी। मैं वो बोल ही रही थी कि अक ने कहा, अब उठ जाओगी, चुपचाप जाकर खाना खाओ और सो जाओ। सुबह जल्दी उठ जाना और ट्रेनिंग पर लग जाना, क्योंकि ट्रेनिंग में नहीं अथर्व करवाएगा और वो इस मामले में बेहद सख्त है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये चिल्लाना डरना उस पर काम करेगा तो कुछ नहीं होने वाला। वो मेरी तरह नहीं है। वो इतना बोलकर जाने को हुआ कि सुहा एकदम खुश होकर बोली, तुम डरते हो मुझसे? क ने उसकी तरह मुड़कर हैरानी से उसे देखा तो वो बोली, नहीं, डरना भी चाहिए। बीवी से कौन नहीं करता? बीवियां होती है डराने के लिए, तुम भी मुझसे डरा करो। इतना बोल वो उसे हटाकर कमरे से बाहर निकल गई। एके बस उसे देखता रह गया। वो खुद में ही बड़बड़ाया, ये इतना हक क्यों जताती है? शादी तो पढ़ाई के लिए की है, फिर इतने हक से मुझे क्यों आजमाती है? और सच ही था कि वो क को आजमाती थी, वरना वो इंसान जो अपनी एक ऐसी छवि रखता था जिससे सब डरते थे, आज वो किसी को ऐसे डराकर आया था वो कि वो सपने में भी उससे डरेगा। और ऐसे इंसान के सामने वो हक जताकर अपना हुक्म मनवा लेती थी और क उसका कहा मान भी लेता था। क्यों? शायद वो सच में उसका डेरेस्ट हस्बैंड था, या शायद वो कुछ सोच रहा था जो सुहा के लिए ही था। वो खुद में ही बुदबुदाया, अलेक्जेंडर भले ही नया है, पर उसके खून में नफरत है, और उसकी ये नफरत तुम तक पहुंचे उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। जारी है। चैप्टर 29 वाइट रोज, चॉकलेट एंड रोमांटिक नॉवल। विला। सुबह का वक्त। सुहा अपने कमरे में अपने बेड पर आराम से सो रही थी कि किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, भाभी उठिए। उसने धीरे से आंखें खोल के देखा तो अथर्व उसके सामने खड़ा था।
वो एकदम से घबराए और अपने ब्लैंकेट को ठीक करते हुए सुहा उठकर बैठते हुए बोली, तुम भी ना। ऐसे नहीं होता अथर्व, मैं किस हालत में सो रही थी मुझे भी नहीं पता। तुम ऐसे ही नहीं आ सकते, क्यों आए हो तुम यहाँ? उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, अक ने दरवाजा खोला था इसलिए मैं अंदर आया। आप अकेली होती तो मैं नहीं आता। सुहा ने इधर उधर देखा तो उसे अक कहीं पर भी नहीं दिखा। वो असमंजस में बोली, वो कहाँ है? अथर्व ने कहा, अभी अभी बाहर निकाला है, ये बोलकर कि आपको उठाकर ट्रेनिंग के लिए लेकर जाओ। सुहा रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, मुझे नहीं जाना यार, मुझे नहीं करनी ट्रेनिंग। अथर्व भी वैसे ही बोला, ट्रेनिंग तो आपको करनी पड़ेगी, मुझे काम सौंपा गया है तो मैं तो करवा के रहूंगा। सुहा ने आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम कराओगे? अपने आप को देखो, मेरा एक मुक्का पड़ेगा, दूर जाकर गिरोगे। अथर्व मुस्कुरा कर बोला, हम दोनों की एक फाइट भी कर लेंगे, पर तब जब आप ट्रेनिंग करेगी, उसके बाद मैं देखूंगा कि आप ज्यादा मजबूत या मैं। सुहा ने उसकी बात सुनकर मुंह बना लिया और उठकर बाथरूम में चली गई। अथर्व नीचे जा चुका था। कुछ देर में अपने कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर वो सीधा गार्डन एरिया में चली आई। वहां पर उसके अलावा रूहान और सोनिया भी मौजूद थे। उसकी आंखें एकदम से चमक उठी और रूहान रोनी सी शक्ल बनाकर वैसे ही कहा, मुझे क्यों पकड़ के लाए यार? मैं कौन सा एक का रिश्तेदार हूं? तो अथर्व ने कहा, तुम भी तो इन दोनों के साथ ही रहते हो तो जरूरी है कि तुम भी ट्रेनिंग सीखो, और अब सबसे पहले तुम लोग इस पूरे विला के 5 चक्कर लगाओगे। सुहा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई है। वो तेज आवाज में बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा? ये विला जो पता नहीं 3-4 किलोमीटर में फैला हुआ होगा, तुम बोल रहे हो इसके 5 चक्कर लगाए? कैसे होगा ये? उद्धरण चिन्ह। अथर्व भी वैसे ही बोला, जैसे मैंने बोला है वैसे होगा, ये जल्दी करे वरना हो सकता है मैं राउंड बढ़ा दूं। सुहा कुछ बोलने को हुई कि उसने देखा रूहान और सोनिया पहले आगे जा चुके थे। वो भी उनके पीछे भागी। 1 घंटे बाद उनके कुछ चक्कर पूरे हुए थे और तीनों हौंफने लगे थे। उन तीनों को ऐसे देखकर आथव ने कहा, ओके फाइन, आज के लिए इतना काफी है। थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए, उसके बाद हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, फिर आप लोग जा सकते हैं। तीनों ने राहत की सांस ली और कुछ देर बैठे। 5-10 मिनट हुए होंगे कि अथर्व ने उन्हें वापस खड़ा कर दिया और पता नहीं कौन सी ट्रिक दिखने लगा। आधा घंटा और ऐसे ही बीत गया। सुहा थक हार कर वापस कमरे में आए तो तब तक 7 साढ़े 7 हो चुके हैं। वो खुद में ही बोली, अब अगर सोई तो कॉलेज टाइम तक आंख नहीं खुलेगी। वो रेडी होने चली गई। कुछ देर बाद वो रेडी होकर आए तो तब तक 8 बजे हो चुके थे। वो सीधा नीचे चली आई, खाना वाना खाया और जल्दी कॉलेज के लिए निकल गई। पूरा दिन उसे कॉलेज में नींद आती रही। पहली बार उसने उठकर 2 घंटे तक मेहनत की थी और फिर भी उसने पूरा दिन पढ़ाई में ही बताया। शाम को जब वो घर आए तो उसे पता चला कि अक घर पर नहीं है। वो किसी मीटिंग के चलते बाहर गया हुआ है। वो चिढ़ते हुए बोली, एक तो मुझे सुबह उठकर काम पर लगा दिया, इतना सब किया मैंने उसके लिए, मुझे शाबाशी ही दे देता, पर नहीं, ये बंदा सामने तक नहीं आया। वो बड़बड़ाते हुए कमरे में आई तो नजर सीधा बेड पर चली गया। वहां एक रोमांटिक नॉवेल, एक सफेद गुलाब और एक व्हाइट चॉकलेट पड़ी थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने उस नवल को उठाया तो देखा उसके अंदर एक बुकमार्क था। बुकमार्क पर लिखा हुआ था, यू विल क्रॉस अ माइलस्टोन एंड आई विल गिव यू अ गिफ्ट, अ चॉकलेट, अ रोमांटिक नॉवल इन अ व्हाइट रोज। जब भी तुम एक पड़ाव पर करोगी, मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। मैं तुम्हें एक रोमांटिक नॉवेल, एक चॉकलेट और एक सफेद गुलाब दूंगा। ये पढ़कर सुहा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे कल रात की बात याद आ गई जब दोनों खाना खाकर वापस कमरे में आए थे। फ्लैशबैक। अक सोने के लिए बेड पर लेटा ही था कि उसने अचानक अपने नीचे हाथ रख एकदम से बोला, ये क्या है? सुहा ने उसकी तरफ देखा तो उसके हाथ से लेते हुए बोली, व्हाइट चॉकलेट है। वो उसे खोलकर खाते हुए बोलने लगी, पता है जब भी बचपन में मैं कोई भी अचीवमेंट हासिल करती थी ना तो माँ मुझे चॉकलेट लाकर दिया करती थी। वो कहती थी ये तुम्हारा इनाम है। वो मुस्कुरा दी और अक लेट गया। उसने सिर दूसरी तरफ किया तो उसकी नजर बुक शेल्फ पर चली गई। वो वैसे ही बड़बड़ाया, ये इतने सारी किताबें तो नहीं थी तुम्हारी, तो ये सब क्या है? और वो बोली, मैंने कुछ रोमांटिक नोवेल्स खरीदी थी, मुझे अच्छी लगती है। अक ने उसकी तरफ करवट लेकर कहा, तुम यहाँ पढ़ाई करने आए हो या ये रोमांटिक नोवेल्स खरीदने?
सुहा ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे ये तो बस फन टाइम, मुझे अच्छा लगता है रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना। इंडिया में मेरे पास बहुत सारी थी, यहाँ पर तो मैं बहुत कम लाई हूँ ताकि पढ़ाई में ध्यान लगे, बट फिर भी मन को फ्रेश करने के लिए मैं पढ़ती रहती हूँ। अक ने आगे कुछ भी नहीं कहा था और वो सोच चुका था बस ये बोलकर कि पढ़ाई पर ध्यान दो। प्रेजेंट टाइम। ये सब याद आते ही सुहा के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो सारी चीजों को उठाकर गले लगाते हुए बोली, इसलिए पूछ रहा था सब कुछ। वो खुश हो गई थी। उसने वो सफेद गुलाब लेकर उसी नोवेल के अंदर रखा और उस नोवेल चॉकलेट को लेकर बुकशेल्फ में रख दिया। वो खुश थी पर अब वो काफी थक चुकी थी। रात को देर 12 बजे जब अक वापस कमरे में आया तो देखा सुहा बेड पर बैठी वही नोवेल पढ़ रही थी जो वो लेकर आया था। इसकी नजर जैसे ही उस नोवेल पर पड़ी वो बोला, तुम्हें पसंद आई? सुहा ने एकदम से उसकी तरफ देखा। वो नोवेल पढ़ने में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि अक आ चुका है। वो खुश होते हुए बोली, काफी अच्छी है और थैंक यू इसके लिए। अक ने बाथरूम में जाते हुए कहा, ला कर दी है, इसका मतलब ये नहीं सारा दिन यही पढ़ती रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर कोई और दिन होता तो वो उसे जवाब देती पर आज के दिन चलता है, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और उसे वापस कल कॉलेज भी जाना था। कुछ देर बाद जब अक आया तो उसने देखा सुहा सो चुकी थी। उसने ना में सिर हिलाया और वो भी आकर बेड पर लेट गया। वो मन ही मन सोच रहा था, दुनिया में सच्ची मासूमियत कहीं कहीं मिलती है और अगर मिल जाए तो उसे मिटने नहीं देना चाहिए। मैं इस चीज का पूरा ख्याल रखना चाहता हूं कि तुम्हारी मासूमियत खत्म ना हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि तुम बस ऐसे ही बच्ची बनी रहो। वो मुस्कुराया और बस सुहा को देखते देखते कब सो गया पता नहीं। यहाँ अलेक्जेंडर अपने किसी अलग ही चाल में था। वो कुछ वेपन्स देख रहा था और उसके साथ एक आदमी उसके पीछे पीछे चल रहा था। यहाँ कई सारे अगर अलग तरह के वेपन्स उसके सामने रखे हुए थे। और उसने एक गन उठाते हुए कहा, ये अच्छी है। गोल लगेगी तो जान बाहर लेकर ही निकलेगी। और उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। वो उस गन को और अच्छे से देखने लगा और किसी सनकी की तरह बोला, छोटी सी जान, छोटी सी गोली, और अब लगेगी जान की बोली। और रात ऐसे ही किसी ने गलत इरादों के साथ तो किसी ने सुकून के साथ बिता दी। सुबह अलार्म बजते ही सुहा की आंख खुल गई। वो नहीं चाहती थी कि अथर्व से उठाने आए उसके कमरे में, इसलिए उसने पहले अलार्म लगा दिया था। उसकी जैसे आंख खुली नजर सीधा अपने पेट पर रखे अक के हाथ पर चली गई। उसने गहरी सांस ली, उसे जैसे कोई आदत पड़ गई थी। उसका हाथ अगर सुहा के पेट पर ना होता तो उसे नींद नहीं आती। उसने धीरे से अक के हाथ को अपने पेट से हटाया और चली गई पर उसे सोने दिया। वो नीचे आए तो पहले से सोनिया और रूहान मौजूद थे और अथर्व। उसने आज फिर से उनको चक्कर लगाने को कहा था। तीनों परेशान थे पर क्या ही करते, करना जरूरी था, क्योंकि ये एक का हुक्म था तो वो पूरा करने लग गए। पर अब ये रोज हो रहा था। अथर्व उन्हें रोज ट्रेनिंग देता 2 घंटे। सुहा ट्रेनिंग करती फिर कॉलेज चली जाती। शाम को जल्दी घर आकर वो अपनी पढ़ाई करती और फिर सो जाती। बस उसका यही था और इस चीज के साथ ये हो रहा था कि हर रोज सुहा जब भी कॉलेज से शाम को घर पर आती उसे एक नोवेल, एक व्हाइट रोज और एक चॉकलेट मिलती जिसे देखकर उसका दिल खुश हो जाता। उसके पास अब तक कई सारी नोवेल्स हो चुकी थी क्योंकि वो हर रोज एक नोवेल खरीद कर लाता था उसके लिए। वो खुश थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। जैसे जैसे दिन गुजारे थे उन दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ रही थी। दोनों की जिंदगी जैसे नॉर्मल ही चल रही थी, जैसे दोनों की शादी किसी सौदे पर हुई ही नहीं थी। अक का काफी कम वक्त सुहा के साथ बीतता था। वो बस रात को सोने के लिए घर आता था। ना सुबह सुहा को वो मिलता था ना दिन में बात होती थी उससे। वो रात को सुहा को मिलता था, उसमें भी दोनों की काफी कम बात होती थी और कभी कभार लड़ाई हो जाती थी। लड़ाई क्या, वो प्यारी ही हुआ करती थी और सुहा को भी वक्त नहीं चाहिए था क्योंकि उसके लिए तो ये शादी असल शादी थी ही नहीं। वो तो बस अपने में ही लगी थी पर उसे एहसास तब हुआ कि शादी असल बनती जा रही है जब क 2 दिन तक रात को भी नहीं आया। सुहा उस रात काफी देर तक का इंतजार करती रही। उसकी आदत थी जब घर आ जाता था उसके बाद ही वो सोती थी। उस रात को काफी देर हो गई, वो नहीं आया तो सुहा नींद में चली गई थी। सुबह जब उठी तो बेड की वो साइड खाली थी, उस पर एक भी सिलवट नहीं थी। यानी अब पूरी रात भर नहीं आया था। उस दिन उसे ना तो कोई नोवेल मिली थी, ना कोई रोज मिला और ना ही चॉकलेट मिली थी। पूछने पर उसे पता चला कि वो किसी काम से बाहर गया हुआ है।
उस रात भी फिर से सुहा काफी देर तक अक का इंतजार करती रही पर वो घर नहीं आया। सुहा को काफी बेचैनी हो रही थी, पिछले 24 घंटे से अक को देखा नहीं था, वो कहीं ना कहीं उसे देख ही लेती थी। बाहर निकलती तो कॉलेज के रास्ते पर उसकी गाड़ी से उसे जाते देख लेती, कभी घर में आते हैं तो कभी घर से जाते देख लेती, रात को वो उसे देखे बिना सोती नहीं थी। उसे आदत पड़ गई थी एक एक का हाथ अपने पेट पर रखकर सोने की, और 2 दिन से उसने उसे देखा नहीं था। वो कल से हर चीज में चिढ़ रही थी। सुबह जब ट्रेनिंग में आए, अथर्व ने उसे कुछ बात कह दी और वो फिर चिढ़ने लगी। उसे गुस्सा आ रहा था, ट्रेनिंग भी उसने बहुत मुश्किल से की। नाश्ता उसने किया ही नहीं और वो सीधा कॉलेज चली गई। कॉलेज से शाम को घर आए तो एक बार फिर उसे ना चॉकलेट मिली, ना नॉवल मिली, ना कोई रोज मिला। सुहा का पारा चढ़ चुका था, ये तीसरा दिन था और अक नहीं था। वो कहाँ था उसे पता नहीं। वो गुस्से से दनदनते हुए नीचे आए तो देखा सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। अथर्व, अहिर और आरव तीनों बातें कर रहे थे और सुहा उनके पास आकर चिल्लाते हुए बोली, कहाँ है तुम्हारा भाई? 3 दिन हो गए वो घर पर नहीं आया, उसे पता नहीं है कि वो शादीशुदा है। उसकी बीवी भी है उसके घर में। वो तीनों उसे हैरानी से देखने लगे। सुहा ने शादी के बाद से या फिर कहूं इस 1 महीने में ऐसी कोई भी हरकत नहीं की थी। पर आज वो फिर से चिल्ला रही थी। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर आरव ने धीरे से कहा, वो यहाँ नहीं है सुहा, बाहर गया हुआ है, जब आएगा तो तुमसे मिलने भी आएगा। सुहा वैसे ही बोली, और कब मिलेगा? पिछले 1 महीने से उसे सिर्फ रात का वक्त मिलता है मेरे लिए, और अब 3 दिनों से मैंने उसे देखा तक नहीं। कहाँ बाहर है वो बताओ मुझे, मैं खुद ही जाकर उससे मिल लेती हूँ, पूछ लेती हूँ जाकर कि जब उसे मेरे साथ रहना ही नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की? उद्धरण चिन्ह। और तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हारी पढ़ाई के लिए हुई थी शायद शादी। सुहा ने जैसे ही सुना वो एकदम से पीछे मुड़ी, आंखें बड़ी हो गई पर चेहरे के भाव पहचानना मुश्किल था कि वो किस हालत में थी। जारी है। चैप्टर 30वीं पूरी दुनिया तुम्हें द देता। सुहा ने मुड़कर देखा, सामने अक खड़ा था। उसे देखते ही सुहा की आंखें हैरानी से बड़ी हुई। उससे पहले ही पीछे बैठा आरव खड़े होते हुए बोला, अक तुम कब आए? तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाले हो। अक ने उनकी तरफ देखा और बस एक इशारा किया, और वहां जितने भी लोग थे सबके सब वहां से जा चुके थे। सुहा अब भी उसे देख रही थी जैसे कुछ ना बोलना चाहती हो। अब उसने सुहा की तरफ देखा जो अक ने देख रही थी। उन दोनों के बीच 10 कम का फैसला होगा। अक के दोनों हाथ अपनी पॉकेट में थे और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने पहले भी कहा था, वो बीवियां जो अपने पति का इंतजार करती है वो इसलिए इंतजार करती है क्योंकि। वो बोल ही रहा था कि सुहा एकदम सामने आते हुए बोली, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? उद्धरण चिन्ह। अक मुस्कुरा कर बोला, याद आ रही थी मेरी। वो चिढ़कर बोली, हाँ आ रही थी, एक तो सोते हो तुम जो मेरे पेट पर हाथ रख, अब जब नहीं रहते तो नींद नहीं आती यार। वो जल्दी जल्दी में बोल चुकी थी। अक जानता था सुहा को शर्म नहीं आती थी, जो उसके दिल में होता था वो बोल देती थी और उसे नहीं लगता था कि ये चीज शर्माने वाली है, कि ये चीज अक से कहना कोई गलत बात होगी। अक ने उसकी बात सुनी तो बोला, अच्छा तो तुम सिर्फ इसलिए मुझे याद कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हारे पेट पर हाथ नहीं रख रहा था, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। सुहा ने बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाया, फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोली, तो उसने एकदम से बात बदलते हुए कहा, और मुझे नोवेल्स भी नहीं मिली 3 दिन से, ना चॉकलेट मिला था, ना रोज मिला, मुझे उनकी भी याद आ रही थी। वो फिर बोला, इसलिए तुम्हें मेरी याद आ रही थी। सुहा अब उसे खामोशी से देख रही थी और अक ने किसी को फोन किया, फोन पर कोई बात की और फिर फोन रखते हुए बोला, कल तुम्हारे लिए बहुत सारे नॉलेज आ जाएंगे, इतनी कि तुम रोज एक पढ़ोगी तब भी 6-7 साल तक तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी, ठीक है? वो आगे बढ़ गया तो वो एकदम से बोली, और चॉकलेट्स? उद्धरण चिन्ह। अक ने बिना पलटे ही आगे बढ़ते हुए कहा, वो भी तुम्हें रोज मिल जाया करेंगे। सुहा उसके पीछे पीछे चलते हुए बोली, फिर मुझे सफेद गुलाब कौन देगा? अक के कदम रुक गए। उसने पलट कर सुहा की तरफ देखा और बोला, वो सफेद गुलाब मेरी पसंद है इसलिए मैं तुम्हें देता हूँ, वो तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें दूंगा भी नहीं। तुम्हें तुम्हारी नोवेल्स और चॉकलेट पसंद है ना? वो तुम्हें मिल जाएगी।
वो जाने को हुआ कि सुहा बोली, मुझे पसंद है सफेद गुलाब, और वैसे ही पीछे से बोली, मुझे नहीं पसंद है पर अब अच्छे लगते हैं। मेरी हर नवल में एक सफेद गुलाब है और मुझे हर नवल के साथ एक सफेद गुलाब चाहिए, जो तुम मुझे लाकर दोगे, और फिर भी अगर तुम चाहते हो कि कोई और मुझे सफेद गुलाब लाकर दे तो ठीक है, कह देना किसी से। वो इतना बोलकर अक के आगे से होते हुए आगे बढ़ गई। अक जानता था सुहा को क्या हो रहा था। वो मुस्कुराया, वो जानता था सुहा कैसी लड़की थी। प्यार व्यार उसके दिल में कुछ भी नहीं था। ये तो बस आदतें थी जो अक ने बिगाड़ रखी थी। सुहा अपनी माँ के साथ रही थी। अक अच्छे से जानता था उसकी जितनी भी ख्वाहिश पूरी की थी, उसकी माँ ने की थी। उसकी माँ के अलावा उसकी दुनिया में कोई नहीं था। यहाँ आकर उसकी दुनिया अक बन चुका था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना, उसे खुश रखना, उसे परिवार वाली फील देना अक ने किया था, और अब जब वो नहीं था तो सुहा काफी अकेला महसूस कर रही थी। उसकी जिंदगी में सब थे, उसके दोस्त थे, ख्याल रखने वाले लोग थे, पर अक की कमी उसे खेलने लगी थी। वो उसकी माँ की तरह उसका ख्याल रखता था, और अब जब अक नहीं था तो उसे उसकी माँ की याद आने लगी थी। और अक ये सब जानता था, पर उसे चिढ़ाकर बस अपने दिल को सुकून दे रहा था। जो क्यों था वो उसे भी नहीं पता। दोनों कमरे में आए तो सुहा ने देखा कमरे की हालात पूरी खराब हो रखी थी। जब अक रहता था तो उसे सारी चीज क्लियर रखनी पड़ती थी, क्योंकि अक को गंदगी जरा भी पसंद नहीं थी। उसे हर चीज सलीके से रखने की आदत थी। सुहा ने तेजी नजरों से अक की तरह देखा जो उस कमरे की हालत को देख रहा था। वो धीरे से बोली, सॉरी। अक ने अपनी स्लीव्स मोड़ी और अपना जैकेट एक तरफ रखते हुए बोला, मैं नहाने जा रहा हूँ, जब तक मैं बाहर आऊं मुझे मेरा कमरा साफ चाहिए। वो इतना बोलकर बाथरूम में चला गया और सुहा ने कस के अपने मुट्ठियां भींची। वो गुस्से में बोली, आया बड़ा, और काम में लग गई। उसने कमरे में सारी बुक्स फैला रखी थी। वो सारी उसने बुकशेल्फ में जमा दी थी। वो रोज सारे अलग अलग बुक्स में थे। वो चॉकलेट जो सिर्फ खाली रैपर्स पड़े थे उन्हें डस्टबिन में डालकर बेड की अच्छे से साफ सफाई की। सारी चीजें सलीके से रखकर वो कमरे की हालत ठीक कर चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद अक बाथरूम से बाहर आया था, सिर्फ लोवर और एक ढीली टी शर्ट में। सुहा है उसे देखा और बोली, अब ठीक है। तुम्हारा कमरा कर दिया मैंने चकाचक, देख लो। अक ने इधर से उधर नजर दौड़ाई, सब साफ हो चुका था। वो बोला, ठीक है, और बेड पर जाकर बैठा। सुहा उसके पास आकर बैठे हुए बोली, तुम थे कहाँ 3 दिनों से? और अक ने आराम से कहा, डायमंड की एक डील थी, वो करने गया था, अफ्रीका में था। सुहा एकदम से खुश होकर बोली, डायमंड की डील? मतलब रियल डायमंड तुमने देखे हैं? वो उसकी तरफ मुड़कर लेट गया और मुस्कुराकर बोला, तुमने भी तो देखे हैं। उद्धरण चिन्ह। सुहा ने असमंजस में उसे देखा तो अक ने उसकी अंगूठी की तरफ इशारा किया जो अब भी उसकी उंगली में थी। सुहा ने अंगूठी की तरफ देखा और बोली, हाँ ये भी डायमंड है। ये कौन सा डायमंड है? ये इतना महंगा क्यों है? अक ने वैसे ही कहा, रेड डायमंड है, दुनिया में सिर्फ 30 है इसलिए। सुहा की आंखें बड़ी हो गई और वो वैसे ही उस डायमंड को देखते हुए बोली, अच्छा। इसकी कीमत 9 करोड़ रुपए है। अक ने नाम में सिर हिलाकर कहा, ये तो बस 8 करोड़ 76 लाख का है। बाकी कीमत तो इस प्लेटिनम रिंग और उसके आसपास लगे इन छोटे डायमंड की है जो सस्ते हैं। सुहा की आंखों और बड़ी हो गई। वो बोली, मुझ तो लग रहा था कि ये पूरी रिंग 9 करोड़ की है। बट ये सिर्फ एक डायमंड 8 करोड़ का था। ये सुनकर तो उसकी हालत खराब हो गई थी। वो अक की तरफ देखकर बोली, कोई मुझे एक बात बताए, ये रिंग जो इतनी महंगी है, तुम क्यों लाए हो? हमें तो ये भी नहीं पता कि कल हमें साथ रहना है या नहीं, तो तुम मेरे लिए इतनी महंगी अंगूठी। वो बोल ही रही थी कि अक ने कहा, ये तुम्हारी है, अगर तुम यहाँ से जाओगी भी तो इसे साथ लेकर जाओगी, इसे नहीं रखने वाला मैं अपने पास, तुम्हारे लिए सोचकर ही इसे लेकर आया था। वो मासूमियत से बोली, मुझे देने की क्या जरूरत है, वो भी इतनी महंगी। उद्धरण चिन्ह। अक ने वैसे ही कहा, डिवोर्स होगी तो मुझे कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा। 2 या 3 फ्लैट दूंगा जो इंडिया में हो। मैं तुम्हें ये रिंग भी दूंगा, कुछ पैसे दूंगा, और जब तक तुम यहाँ होगी, यहाँ पर मैं जितने भी तुम्हें गिफ्ट दूंगा या फिर जो भी तुम्हारे पास होगा वो तुम्हारा होगा। सुहा हैरानी से बोली, 2-3 फ्लैट? उसके बाद भी अलग से पैसे दोगे फिर? ये 9 करोड़ की रिंग भी मेरी। और इस बीच तुम मुझे अगर तोहफे दोगे तो वो भी मेरे।
तुम्हें पता है तुम हर रोज मुझे गिफ्ट देते हो, कभी नोवेल्स लाकर देते हो, कभी चॉकलेट लाकर देखते हो, वो इतनी सारी ड्रेस है मेरे पास, तुमने ज्वेलरी दी है, वो सब भी। अक ने हमें सिर हिलाया तो सुहा हैरानी से बोली, 4 साल के लिए बनी बीवी के लिए इतना कर रहे हो? अगर जिंदगी भर के लिए तुमसे शादी की होती तो तुम क्या करते? उद्धरण चिन्ह। और वो वैसे ही उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं पूरी दुनिया तुम्हें दे देता। सुहा कुछ भी नहीं बोल पाए, वो खामोशी से उसके चेहरे को देखते रह गई, पर फिर इस चुप्पी को खत्म करने की नियत से एकदम से लेटे हुए ही बोली, ऐसा भी कुछ नहीं है। अक ने अपनी हथेली पर अपना सिर रख लिया और कोहनी को बेड पर टिककर बोला, क्यों नहीं? बादशाह की सल्तनत होती किस लिए है? अपनी मलिका पर लूटने के लिए ही। उद्धरण चिन्ह। सुहा ने उसकी तरफ करवट की और उसके चेहरे को देखते हुए बोली, पता है अगर तुम किसी से मोहब्बत करते ना तो वो तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया छोड़ देती। जैसी तुम्हारी बातें हैं, बेचारी और कुछ देख ही नहीं पाती। अक वैसे ही बोल गया, और तुम? सुहा उसकी बात समझ नहीं पाए और बोली, हाँ मैं भी। भला ऐसी बातें करने वालों से किसी से प्यार नहीं होगा तो क्या होगा? और अक बोला, तो तुम्हें नहीं हुआ? उद्धरण चिन्ह। सुहा ने ना में सिर हिलाया और बोली, मेरे पापा, वो मेरी मम्मा से बहुत प्यार करते थे, पर उन्हें अपने एक स्टूडेंट से मेरी मम्मा से भी ज्यादा प्यार था। उन्हें पता था कि वो उस स्टूडेंट के पीछे मर भी सकते हैं, पर वो गए। उन्होंने नहीं सोचा कि उनके जाने के बाद मेरा और माँ का क्या होगा। जबकि वो माँ से प्यार करते थे, उनकी लव मैरिज हुई। अब बताओ, प्यार के बड़े बड़े दावे करके उन्होंने माँ से शादी की, फिर किसी और के लिए हमें अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे प्यार पर मैं भरोसा क्यों करूं? कभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। सुहा के चेहरे पर गुस्सा देखा जा सकता था और उसके चेहरे के भाव बदल चुके थे और वो वैसे ही बोला, जिम्मेदारी बड़ी होती है या प्यार? सुहा ने बिना उसकी तरफ देखे या शायद उसकी बात समझकर कहा, प्यार बड़ा होता है। एक प्यार होता है जिसमें तुम जिम्मेदारी अपने सिर लेते हो, तो फिर तुम उस प्यार को छोड़कर जिम्मेदारी पर कैसे जा सकते हो? उद्धरण चिन्ह। अक भी वैसे ही बोला, प्यार है तभी तो जिम्मेदारी है ना। अगर प्यार नहीं होगा तो कोई जिम्मेदारी क्यों पूरी करेगा? सुहा अब चढ़ गई थी। वो दूसरी तरफ करवट करते हुए बोली, और इस जिम्मेदारी में प्यार ही क्यों खत्म ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उद्धरण चिन्ह। अक आगे कुछ भी नहीं बोला और सुहा वैसे ही कुछ सोचती रही। उसे कब नींद आ गई उसे पता नहीं, पर अक जाग रहा था। उसकी आंखों से एक बार फिर नींद उड़ चुकी थी। वो बस सुहा की पीठ को देखे जा रहा था, बस उसकी पीठ को। और मन में सवाल थे, वो भी तो एक जिम्मेदारी में बंधा था, पर कौन सी? और क्यों खुद को जिम्मेदारी में बांध रखा था उसने? उसे कुछ याद आ रहा था, कुछ धुंधली धुंधली यादें। वो किसी के सामने खड़ा था और उस इंसान ने लगभग हाथ जोड़ते हुए कहा, भूल जाओ ये सब, चलो मेरे साथ। तुम ये नहीं हो, तुम तो मेरे प्यारे अव्यान हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा नाम रोशन करोगे। तुम कहाँ इन सब में? तुम मेरी बात सुनो, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सबको हैंडल कर लूंगा, पुलिस को, घर वालों को, समाज को, सबको। तुम बस मेरे साथ चलो। और यही सारी आवाज है उसके कान में गूंज रही थी। पता नहीं क्यों उन सारी आवाज को सुनकर उसके चेहरे के वो भाव सख्त से सख्त होते जा रहे थे। वो सीलिंग को घूर रहा था और ऐसे ही धीरे से बोला, मैंने आपकी जान तो ले ली, पर मैं आपकी जिम्मेदारी हमेशा पूरी करता रहूंगा। हमेशा और हमेशा। उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों में एक पछतावा था, पर वो किस बात को लेकर था पता नहीं। उसने एक नजर सुहा को देखा जो सो चुकी थी। वो प्यार से बोला, जब तक तुम मेरी सच्चाई जानो, मैं तब तक तुम्हें पूरा प्यार दूंगा, क्योंकि उसके बाद तुम वैसे भी मेरे पास नहीं रहोगी। न जाने उसने ऐसा क्या किया था कि उसे यकीन था कि सुहा उसके साथ सच्चाई जानकर नहीं ही रहेगी। जारी है। आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। थैंक्स।